हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांटिक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। मोजीवे ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। उसे खुशी हुई कि वह इतनी समझदार और दयालु पत्नी से शादी करने में सक्षम था। दोनों कुछ देर तक टहलते रहे, यह महसूस करते हुए कि समय लगभग समाप्त हो गया है। अंततः उन्हें अंतरिक्ष में झांकने के लिए एक एकांत स्थान मिल गया। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि इस बार बाहर जाना और अंतरिक्ष में उत्पादित कुछ भोजन वापस लाना पर्याप्त होगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे गलती से कोई लघु व्यवसाय सौदा कर लेंगे। उन्होंने झिरन ने ताओबाओ ट्रेजर मॉल खोला और ऐसी सामग्री खरीदी जिससे 200 लंबे कान वाली खरगोश गुड़िया बनाई जा सकती थी। जब सामान खरीदा गया तो वह और मो जियुए अब शांत नहीं थे। हालांकि इन सामग्रियों का वजन ज्यादा नहीं था, लेकिन जब एक साथ ढेर किया गया तो वे एक छोटे पहाड़ की तरह लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वापस जाने के लिए उन्हें कार किराए पर लेनी पड़ेगी। दोनों ने मिलकर उन सामग्रियों को 5 बड़े बोरों में कसकर पैक करने का काम किया। उन्होंने झिरन ने भोजन के कई बैगों के साथ साथ अपने पसंदीदा ताजे मकई का भी सावधानी पूर्वक चयन किया। अंत में ताओबाओ ट्रेजर मॉल में उसने कुछ मांस खरीदा। इसके अलावा वह हर तरह की थोड़ी थोड़ी सब्जी भी लेकर आई। सब कुछ तैयार होने के बाद हे झिरन ने इन चीजों को अंतरिक्ष से बाहर लाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। वह निगरानी रखने के लिए यहाँ रुकी थी, जबकि मो जियुए एक कार किराए पर लेने के लिए भाग गया था। कुछ ही समय बाद मो जियुए ने एक बैलगाड़ी किराए पर ली और गाड़ी पर सामान लादने के लिए ड्राइवर के साथ वापस आया। वह झिरन और मो जियुए प्रत्येक को गाड़ी पर एक खाली जगह मिली और बैल के धीरे धीरे खींचने से पहले बैठ गए। शिविर में इंतजार कर रहे लोगों को उम्मीद नहीं थी कि उन दोनों ने सिर्फ एक यात्रा के बाद इतनी सारी चीजें खरीदी हैं। हर कोई गाड़ी उतारने में मदद करने के लिए आया। जहां उनके परिवार के सदस्य रह रहे थे, वहां सब कुछ वापस ले जाने के बाद फैंग और जी परिवार उत्सुक थे और देखना चाहते थे कि उन्होंने क्या खरीदा है। झिरन को भोजन वाली बोरियां खोलने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने सबसे पहले एक लंबे कान वाली खरगोश गुड़िया निकाली जो अंतरिक्ष में पुनर्जीवित हो गई थी। गुड़िया को देखकर भाभी और मोहन्यू की भीड़ लग गई। मोहन्यू का लंबे कान वाले खरगोश के प्रति प्यार उसकी आंखों में छिपना असंभव था। भाभी मो, यह गुड़िया बहुत सुंदर है। उन्होंने झिरन ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए लंबे कान वाले खरगोश बनाने के बारे में बात की। आज मैंने हर किसी को पैसा कमाने वाला व्यवसाय शुरू करने में मदद की। यह सुनकर कि पैसा कमाने का व्यवसाय है, सभी की आंखें चमक उठी। दूसरी भाभी सबसे पहले स्वेच्छा से बोली, भाभी मो, मैं हाल ही में सड़क पर व्यायाम कर रही हूँ और मेरे हाथ में अच्छी ताकत है। कपड़े वगैरह धोना मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। सातवीं भाभी भी आगे बढ़ी, भाभी मो, मैं सिलाई और मरम्मत में सर्वश्रेष्ठ हूँ। मोहन्यू ने हे झिरन की बांह खींची, भाभी, जो कुछ मेरी भाभी कर सकती है, हन्यू भी कर सकती है। हन्यू कठिनाइयों को सहन कर सकती है। यह देखकर फैंग और जी परिवार के सदस्य भी इकट्ठा हो गए। श्रीमती झाओ सबसे पहले बोली, भतीजी, अगर हमारे लिए उपयुक्त कोई अतिरिक्त काम है तो हम वह भी कर सकते हैं। वह झिरन मुस्कुराया और चारों ओर देखा, फिर लंबे कान वाले खरगोश को अपने हाथ में उठाया। अगर मैं सामग्री उपलब्ध करा दूं, तो क्या आप यह गुड़िया बना सकते हैं? किसी ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिरकार गुड़िया काफी उन्नत दिख रही थी और उन्होंने इसकी गारंटी लेने की हिम्मत नहीं की कि वे पहले इसका सावधानी पूर्वक अध्ययन किए बिना इसे बना सकते हैं। उसने झिरन ने पहले ही इस बात पर विचार कर लिया था। ताओबाओ ट्रेजर मॉल में उपलब्ध पुस्तकों की श्रृंखला काफी व्यापक थी। वह सीधे गुड़िया बनाने पर एक ट्यूटोरियल पुस्तक खरीद सकती है। जब तक उन्होंने विधि सीखी, उन्हें विश्वास था कि वह भी, जिसने कभी सुई और धागे को नहीं छुआ था, इसे सफलतापूर्वक बना सकती है। यदि वह काम नहीं करता है, तो वह अभी भी आसानी से और बेरहमी से अंतरिक्ष में तैयार लंबे कान वाली खरगोश गुड़िया को अलग कर सकती है और मूल आकार के अनुसार काट सकती है। उनका मानना कि जब तक महिलाएं इसका थोड़ा अध्ययन करेंगी, तब तक वे इसे बनाना सीख सकेंगी। सबसे बड़ी भाभी कुछ कदम आगे बढ़ी, भाभी, क्या मैं इस गुड़िया को देख सकती हूँ? उसने झिरन ने लंबे कान वाला खरगोश सीधे उसे सौंप दिया, भाभी, स्वतंत्र महसूस करो। सबसे बड़ी भाभी ने लंबे कान वाले खरगोश की सावधानीपूर्वक जांच की और फिर उसके प्रश्न आए। भाभी, इस गुड़िया को बनाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। और गुड़िया के अच्छे दिखने का सबसे बड़ा कारण यह सामग्री है। अगर हमारे पास ऐसी सामग्री नहीं है तो मुझे डर है कि अगर हम इसे बनाते हैं तो भी हम इस तरह का प्रभाव प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वह झिरन मुस्कुराया और एक बड़ा बोरा खींच लिया।
उसने बोरी खोली और अंदर का सफेद रोएंदार कपड़ा सबके सामने प्रकट कर दिया। जैसे ही कपड़े पर दिन की रोशनी पड़ी, उसने तुरंत उपस्थित महिलाओं के बीच आश्चर्य की चीख पुकार मचा दी। हे भगवान, वास्तव में ऐसा कपड़ा है। यह कपड़ा बहुत महंगा होगा, है ना? यह पहली बार है जब मैंने ऐसा कपड़ा देखा है जो जानवरों के फर जैसा दिखता है। महिलाएं अनजाने में अपने हाथों की ओर देखने लगी। यदि वे इस समय थोड़ा गंदा महसूस नहीं कर रहे होते, तो वे उस रोएदार कपड़े तक न पहुंचने और उसे छूने से नफरत करते। मोहनियों ने उत्साहपूर्वक हे झिरन को गले लगाया। भाभी, आप इतनी अद्भुत हैं कि ऐसा कपड़ा खरीद सकती हैं। उन्होंने झिरन को इस बात को समझाना जरूरी समझा। आखिरकार ऐसी भविष्यवादी चीजों से संदेह पैदा होने की बहुत अधिक संभावना थी। हम घाट के पास इस कपड़े का प्रचार करने वाले एक विदेशी से मिले। मैंने सोचा कि हर कोई इससे कुछ पैसे कमा सकता है, इसलिए मैंने वापस लाने के लिए कुछ खरीद लिया। उस विदेशी ने कहा कि उसके पास अभी भी ऐसे बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन हमारे दशून लोगों को माल के बारे में पता नहीं था और वे इसे बेचने में सक्षम नहीं थे। मैं सोच रहा था कि अगर इस बार हमारा व्यवसाय सफल रहा, तो हम उसे ऐसे और कपड़े खरीदने के लिए फिर से ढूंढेंगे और अधिक चांदी कमाएंगे। थे झिरन के ऐसा कहने का कारण भी एक कारण था। वह इसे अधिक दूरगामी मानती थी। यदि यह व्यवसाय लंबे समय तक जारी रह सकता है, तो माल के स्रोत के लिए उचित स्पष्टीकरण होना चाहिए। आखिर ये निर्वासित महिलाएं राजधानी में ही दुनिया देखती थी। भले ही उन्होंने विदेशियों को अपनी आंखों से नहीं देखा हो, लेकिन उन्होंने उनके बारे में दूसरों से जरूर सुना होगा। वे जानते थे कि उन विदेशियों के हाथों में जो चीजें हैं वे सभी विदेशी हैं, इसलिए यह अजीब नहीं था कि उन्होंने ऐसा कपड़ा पहले नहीं देखा था। यह देखते हुए कि उसके स्पष्टीकरण पर किसी ने सवाल नहीं उठाया, हे झिरन ने जारी रखा, मैंने अभी बाजार में एक कढ़ाई घर से बात की थी। हम जो भी गुड़िया बनाएंगे, कढ़ाई घर उसे 1 या 2 टन चांदी के लिए खरीदेगा। भाभी, क्या आप गंभीर हैं? जब तक हम ऐसी गुड़िया बना सकते हैं, हम उन्हें 1 या 2 टन चांदी में बेच सकते हैं। दूसरी भाभी स्पष्ट रूप से अविश्वसनीय थी। उसने झिरन ने जोर से सिर हिलाया, बिल्कुल सच। यह देखकर श्रीमती झाओ ने झट से पूछा, क्या हम बाहरी लोग भी भाग ले सकते हैं? बेशक, जो सामग्री मैं आज वापस लाया हूं उससे 200 ऐसी गुड़िया बनाई जा सकती है। मुझे हर किसी के प्रयास की आवश्यकता है। श्रीमती झाओ ने कहा, मेरे परिवार की सभी महिलाएं सुई के काम में अच्छी हैं। जब तक भतीजी हमें नीची नजर से नहीं देखती, हम सभी मदद कर सकते हैं। यह देखकर जी परिवार के सदस्यों ने भी लंबे कान वाले खरगोश बनाने में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की। दृश्य को फिर से शोर शराबा होता देख, हे झिरन ने तेजी से सभी की ओर हाथ हिलाया। मेरी बात सुनो, इन गुड़ियों की गुणवत्ता को निरीक्षण से गुजरना होगा। सामग्रियां कीमती हैं, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जा सकती। इसके अलावा, जब तक सभी की गुड़िया मानकों पर खरी उतरती हैं, मैं श्रम के लिए प्रति गुड़िया 500 वेन का भुगतान करूंगा। हालांकि हे झिरन के लिए ये उत्पादन सामग्रियां मूल रूप से लागतहीन थी, लेकिन उसने अभी इतना कहा था कि विदेशियों से खरीदी गई सामग्री की कीमत अगर वह बहुत कम बताएगी तो कोई विश्वास नहीं करेगा। इसके बजाय अनावश्यक संदेह से बचने के लिए ऐसी कीमत उद्धृत करना बेहतर होगा जो हर किसी को उचित लगे। जैसे ही हे झिरन के शब्द गिरे, दृश्य फिर से उबल पड़ा। एक गुड़िया बनाने से 500 वेन की मजदूरी मिल सकती है, और जी परिवार और फैंग परिवार दोनों को थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। यहाँ तक भीड़ के पीछे मौजूद बूढ़ी महिला मो भी भावुक हो गई। एक दिन में 2 गुड़िया बनाकर 1 या 2 चांदी के सिक्के कमा सकते हैं। यह पैसा कमाना वाकई आसान है। वह भी भाग लेना चाहती थी और पारिवारिक खर्चों के लिए अधिक चांदी अर्जित करना चाहती थी। श्रीमती झाओ फिर आगे आई और ईमानदारी से कहा, भतीजी, यह सामग्री पहली नजर में महंगी लगती है। हमारी मदद करने के लिए अपने लिए पैसे न बर्बाद करें। वह झिरन जानता था कि ऐसा ही होगा। वह मूल रूप से 800 वेन मजदूरी के लिए एक खरगोश गुड़िया बनाने का इरादा रखती थी। सौभाग्य से उसने 500 वेन कहा, अन्यथा यह निश्चित रूप से संदेह पैदा करता। आंटी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। विदेशी ने देखा कि मैंने बहुत सारे कपड़े खरीदे और मुझे अधिक कीमत नहीं दी। लेकिन आपने सभी के लिए बहुत कुछ किया है, आपको कुछ पैसे कमाने होंगे। श्रीमती झाओ ने जो कहा, उसे देखकर जी की मां भी मदद के लिए आगे आईं। यह सही है, भतीजी, हर किसी के लिए पैसे मत खोना। वह झिरन जानता था कि ये दोनों लोग ईमानदारी से खुद पर विचार कर रहे थे। वह मुस्कुराई और उन्हें समझाया, 2 आंटियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं पैसे नहीं खोऊंगी। इस मुद्दे को फिर से न उलझाने के लिए हे झिरन ने वितरण के लिए कपड़े जल्दी से निकाल लिए।
जो कोई भी गुड़िया बनाने में भाग लेना चाहता था, प्रत्येक व्यक्ति को अस्थायी रूप से पहले सामग्री का एक हिस्सा जारी किया जाता था, यह देखने के लिए कि उनका कौशल कैसा था। इस समय सबसे बड़ी भाभी लंबे कान वाले खरगोश को अपने हाथ में पकड़कर चली गई, जिसके साथ वह बहुत देर से खेल रही थी। छोटी बहन बड़ी भाभी को लगता है कि इस चीज को बनाना मुश्किल नहीं है। जब तक यह अच्छी तरह से सिल दिया जाता है, इसे हाथ से भी सिल दिया जा सकता है। सबसे बड़ी भाभी आपसे पूछना चाहती है, क्या गुड़िया को इस आकार के अनुसार तोड़कर तैयार किया जा सकता है? बेशक, बड़ी भाभी इस गुड़िया को तोड़ देंगी। वैसे भी उसके मन में यह योजना थी, और यह बिल्कुल सही था कि उसकी सबसे बड़ी भाभी ने भी इस बिंदु पर सोचा, जिससे हेज हिरन को कुछ परेशानी से बचाया गया। हेज हिरन के शब्दों के साथ सबसे बड़ी भाभी ने खुशी से लंबे कान वाले खरगोश और तैयार करने के लिए सामग्री को गले लगा लिया। यह देख अन्य लोग भी एक के पीछे एक हो गए। वह झिरन यहाँ अस्थायी रूप से शांत था। मो जीवे ने महिलाओं को जाते देखा और हे झिरन को अंतरिक्ष भोजन को साफ करने में मदद करने के लिए उनके पास आए। जब वे मुक्त हुए तो कई परिवारों के पुरुष और यमीन धावक भी मदद के लिए आए। जब उन्होंने थैले में वह खाना देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, तो उन्होंने उत्सुकता से पूछा, भाई मो, क्या ये सब सब्जियां हैं? पेंग वांग ने एक अपरिचित हरी सब्जी उठाई और उसे अपने हाथ में आगे पीछे पलटा। उसने मन ही मन सोचा कि वह भी घूमने निकला है। उसने किसी को ये चीजें बेचते हुए कैसे नहीं देखा? क्या इसे विदेशियों से भी खरीदा जा सकता था? इसके अलावा यह पहले से ही अक्टूबर है, हालांकि अभी तक यहाँ विशेष ठंड नहीं है। क्या ऐसी ताजी सब्जियां अभी भी खेतों में उगाई जा सकती है? मो जीवे ने अब हे झिरन की चालें भी सीख ली है। भाई पेंग, इनमें से कई चीजें एक किसान ने कंधे पर डंडा लेकर बेची थी। जब हमने उन्हें देखा तो हमें परवाह नहीं थी कि वे ताजी सब्जियां थी या नहीं, इसलिए हमने उन सभी को ले लिया। पेंग वांग को इसमें कोई संदेह नहीं था। चाहे ये चीजें कितनी भी अनोखी क्यों न हो, उसका मानना कि जब वे दोनों बाहर गए थे तो उन्होंने इन्हें वापस खरीद लिया था। बात सिर्फ इतनी है कि उसे मो जीवे की किस्मत से थोड़ी ईर्ष्या हो रही थी। जब वह बाहर गया तो वह कंधे पर डंडे लेकर ये चीजें बेचने वाले किसानों के पास क्यों नहीं गया? मो जीवे को लगा कि उनका पिछला स्पष्टीकरण बहुत पर्याप्त था। पेंग वांग को सवाल पूछने से रोकने के लिए उसने जल्दी से पेंग वांग के हाथ में एक टमाटर थमा दिया। भाई पेंग, मैंने अभी इसे चखा, यह खट्टा और मीठा है, फल से भी अधिक स्वादिष्ट है। बिना किसी संदेह के पेंग वांग ने टमाटर लिया और एक बड़ा टुकड़ा खाया। ठीक है, यह वास्तव में स्वादिष्ट है, फल से भी अधिक स्वादिष्ट, पेंग वांग ने एक और निवाला लेते हुए कहा। उसकी हरकतों से आसपास के लोगों की आंखें नम हो गईं। मो जीवे एक को दूसरे पर तरजीह नहीं देंगे। जब आप इसे देखेंगे तो आपको एक हिस्सा मिलेगा। उसने सभी को एक एक टमाटर दिया। खाने के बाद सभी ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की कि यह स्वादिष्ट था, और उनकी उपस्थिति से ऐसा लग रहा था कि वे अभी भी और अधिक चाहते हैं। फिर भी किसी के पास मो जीवे से और अधिक मांगने की हिम्मत नहीं थी। मो जीवे ने फैंग परिवार और जी परिवार को कुछ सब्जियां देने की पहल की। जहां तक धावकों की बात है, वह पेंग वांग के स्वभाव को अच्छी तरह से जानता था। जब कोई स्वादिष्ट चीज होती थी तो वे हमेशा खाना खाने के लिए उनके घर आते थे और कभी भी इसे खुद नहीं बनाते थे। इसलिए मो जीवे ने उन्हें कुछ खाना देने का विचार छोड़ दिया। वह झिरन महिलाओं के शौक से अनभिज्ञ था और उसे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इन खाद्य पदार्थों की उचित व्यवस्था करने के बाद वह आराम करने के लिए तंबू में वापस चली गई। जब रात का खाना बनाने का समय होने वाला था तब भी बाहर शांति थी। जब वह जांच करने के लिए तंबू से बाहर निकली तो उसे एहसास हुआ कि उसने अनजाने में अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। बूढ़ी महिला मो सहित परिवार की सभी महिलाएं एक साथ इकट्ठा होकर गुड़िया बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज उसे रात का खाना अपने हाथों से बनाना पड़ेगा। यह भी अच्छा था। वैसे भी इतने सारे ताजा भोजन के साथ भाभियां उन्हें पकाने में सक्षम नहीं होंगी। हे झिरन को खाना बनाते देख मो जीवे ने आग लगाने में मदद करने की पहल की। उन्हें अपनी पत्नी के खाना पकाने का स्वाद सबसे ज्यादा पसंद था। आमतौर पर वह उसे बहुत अधिक मेहनत करने देने के लिए अनिच्छुक था और उसने पहले कभी इसका उल्लेख नहीं किया था। आज इतनी सारी अच्छी सामग्री के साथ और अपनी पत्नी द्वारा बनाए गए घर के बने व्यंजनों को खाने में सक्षम होने के बारे में सोचकर ही उसे अच्छा महसूस हो रहा था। इसके अलावा अब उसने वास्तव में इस सादे और शांतिपूर्ण छोटे जीवन का आनंद लिया। हालांकि मो चौहान का शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, हे झिरन की सावधानीपूर्वक कंडीशनिंग के बाद वह अब अपने कार्यों में प्रतिबंधित नहीं था।
यह देखकर कि उसका 9वां छोटा भाई अपनी पत्नी को लेकर परेशान था और आग लगाने में मदद करने गया था, मो चौहान ने भी अपनी मूर्ख पत्नी के बारे में सोचा जो सिर्फ स्वादिष्ट भोजन देखकर खुश होगी। इस विचार के साथ मो चौहान ने यह देखने का भी इरादा किया कि क्या उनकी पत्नी को किसी मदद की जरूरत है। 2 घंटे से अधिक के शोध के बाद महिलाओं को आखिरकार यह पता चल गया कि लंबे कान वाला खरगोश कैसे बनाया जाए। फिलहाल उनके हाथ में पहले से ही एक अर्ध तैयार उत्पाद तैयार था। हालांकि इसे अर्ध तैयार उत्पाद कहा जाता था, अंतर केवल इतना था कि लंबे कान वाले खरगोश का शरीर अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन उसके सिर पर आकृतियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। जब मो चौहान वहां गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी वहां खरगोश की पूंछ सिल रही है। उसके गंभीर रूप को देखकर जब लोग उसकी ओर देखते थे तो उनके हृदय में कोमलता आ जाती थी। इसलिए वह बिना कोई आवाज किए चुपचाप अपनी पत्नी के पास बैठ गया। 8वीं भाभी इतनी ध्यान केंद्रित कर रही थी कि उसे अपने पति के आने का पता ही नहीं चला। यह देखकर कि उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया, मो चौहान ने जानबूझकर खांसी की। 8वीं भाभी ने आवाज सुनी, उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और मुस्कुराई, तुम वहां क्यों आए? मो चौहान ने अपनी पत्नी के हाथ से अर्ध निर्मित गुड़िया ली और एक नजर डाली, प्रशंसा की, यह वास्तव में अच्छी लग रही है। यह देखकर कि उसकी श्रम उपलब्धियों की पुष्टि हो गई, 8वीं भाभी तुरंत खुशी से मुस्कुरा दी। मुझे लगता है यह भी बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों के बीच की बातचीत ने अन्य महिलाओं का ध्यान आकर्षित किया। सभी को 8वें भाई और भाभी से ईर्ष्या थी कि उसका मृत पति जीवित हो सकता है। यदि उनके पति अभी भी जीवित होते तो यह बहुत अच्छा होता। भविष्य में भले ही वे केवल विनम्र जीवन ही जी सके, खुशियां बांटने के लिए किसी का होना अच्छा होगा। बिल्कुल 8वें भाई और भाभी की तरह। मो चौहान के आने के कारण गुड़िया बनाने वाली महिलाओं का ध्यान बंट गया और उन्होंने देखा कि 9वीं भाभी ने पहले से ही दूर में रात का खाना बनाना शुरू कर दिया था। सबसे बड़ी भाभी सबसे पहले खड़ी हुई और सभी को मदद के लिए बुलाया। भाभीियों की मदद से वह झिरन रात का खाना बहुत तेजी से पकाने में सक्षम हो गई। आज रात का रात्रिभोज निश्चित रूप से बहुत शानदार होगा। क्लर्कों ने देखा कि मोहिस्टो ने खाना बनाना समाप्त कर लिया है और पेंग वांग उन्हें बिना बुलाए खाने के लिए ले आए। स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने के बाद महिलाएं आराम नहीं कर पा रही थी। उन्होंने आग लगा दी और रोशनी में गुड़िया बनाना जारी रखा। अभ्यास परिपूर्ण बनाता है। जब उन्होंने सफलतापूर्वक योग्य उत्पाद बनाए तो अगला उत्पाद बनाना आसान हो गया। जब हे झिरन सुबह जल्दी उठी तो उसकी भाभीियों ने उसे पिछली रात बनाई गई गुड़ियों को देखने के लिए अपने पास खींच लिया। निरीक्षण के बाद उन्होंने झिरन ने इन पूर्वजों की शिल्प कौशल की ईमानदारी से प्रशंसा की। वे उसकी सहेलियों द्वारा उसके स्थान पर बनाए गए मूल संस्करण से कहीं बेहतर थे और कहा जा सकता है कि उनमें कोई खामी नहीं थी। सबसे बड़ी भाभी और छठी भाभी ने 3-3 गुड़िया बनाई और अन्य भाभी और मो हानयू ने 2-2 गुड़िया बनाई। ओल्ड लेडी मो द्वारा बनाए गए एक को जोड़कर मोहिस्ट्स ने कल 21 बनाए। फैंग परिवार और जी परिवार से भी 20-20 लोग थे। उसने झिरन को महसूस किया कि गुड़ियों की संख्या उसके देने लायक थी। इसलिए नाश्ते के बाद मो जीवे के साथ वह इन तैयार लंबे कान वाली खरगोश गुड़िया को कढ़ाई की दुकान में ले आई। दूर से उसने कढ़ाई की दुकान के दरवाजे को लोगों से घिरा हुआ देखा। वह झिरन और मो जीवे को नहीं पता था कि क्या हुआ था। वे देखने के इरादे से तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि मिस ली, जिसने कल लंबे कान वाले खरगोश को खरीदने के लिए 20 टन खर्च किए थे, 1 दर्जन से अधिक लोगों को दरवाजे के बाहर इंतजार करने के लिए ले आई थी। बॉस, आपके पास बिक्री के लिए ऐसी गुड़िया कब होंगी? हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं। बॉस दरवाजे पर असहाय सा खड़ा था, मैं अभी इस बारे में निश्चित नहीं हूं। यह इस पर निर्भर करता है कि वे सामान देने कब आते हैं। थोड़ी देर तक देखने के बाद वह झिरन मो जीवे के साथ 61 पूर्ण लंबे कान वाली खरगोश गुड़िया के साथ चला गया। थे झिरन को देखकर बॉस तुरंत मुस्कुराने लगे। छोटी महिला, आप आखिरकार आ गई। मेरे दरवाजे पर इंतजार कर रही इन युवा महिलाओं को देखो, वे सभी गुड़िया के लिए आई थी। मिस ली ने हे झिरन को भी देखा। जल्दी करो, गुड़िया आ गई है। महिलाएं कढ़ाई की दुकान में मधुमक्खियों के झुंड की तरह उसके पीछे चली गईं। मो जीवे ने लंबे कान वाली खरगोश गुड़िया का एक बैग सीधे काउंटर पर रख दिया। वह झिरन आगे बढ़ा, बॉस, मैं आज 61 गुड़िया लाया हूं। सामान की जांच करने के बाद बॉस गुड़िया के इस बैच से बहुत संतुष्ट हुए। वह चांदी बसाने के लिए हे झिरन को अंदर ले गया। बैंकनोटों के विपरीत 61 टन चांदी काफी बड़ी लग रही थी। बाहरी लोगों की मौजूदगी में वह उन्हें सीधे अपने स्थान पर नहीं रख सकती थी, इसलिए उसने अस्थायी रूप से मो जीवे को उन्हें रखने दिया।
जैसे ही वह और बॉस काउंटर पर आए, गुड़िया खरीदने के लिए इंतजार कर रहे ग्राहकों ने पहले ही काउंटर को घेर लिया था। बॉस को बाहर आता देख मिस ली ऊपर चली गई और बोली, बॉस, मैं कल एक गुड़िया खरीदने के लिए 20 टन खर्च करने को तैयार था क्योंकि मुझे यह बहुत पसंद आई। वास्तव में गुड़िया की कीमत बिल्कुल भी उतनी नहीं है। सिर्फ इसलिए कीमत मत बढ़ाओ क्योंकि तुम्हें आज अधिक ग्राहक दिख रहे हैं। यह सुनकर बॉस का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने हाल ही में मिस ली द्वारा लाए गए बहुत सारे ग्राहकों को देखा था और इस मुद्दे पर विचार किया था। ये सभी ग्राहक धनी परिवारों की युवतियां थीं। चूंकि मिस ली एक गुड़िया खरीदने के लिए 20 टन खर्च करने को तैयार थी, इसलिए अन्य लोगों को भी ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा इस प्रकार की गुड़िया वर्तमान में केवल उसकी दुकान के लिए थी और बहुत प्यारी लगती थी। इसकी अच्छी बिक्री होनी चाहिए। भले ही यह 20 टेल्स में नहीं बिक सका, 10 टेल्स में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कौन जानता था कि मुंह खोलते ही मिस ली उसे इस तरह कमजोर कर देगी। मिस ली, ऐसा मत कहिए। आपने गुड़िया खरीदने के लिए 20 टेल्स खर्च किए। अगर मैं इसे दूसरों को 2 टेल्स में बेच दूं, तो क्या इससे आपको निराशा नहीं होगी? बॉस ने कहा। मिस ली ने उसके बहाने बिल्कुल नहीं सुने। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होऊंगा। 2 टेल्स बिल्कुल सही रहेंगे। तुरंत उसकी कई महिला मित्र मदद के लिए आगे आईं। बॉस, यदि ये विशेष गुड़िया नहीं होती तो 2 टेल्स इसके लायक नहीं होते। यदि आप इस कीमत पर नहीं बेचते हैं तो हम में से कोई भी नहीं खरीदेगा। खबर सुनकर मौज मस्ती देखने आए अन्य लोग भी चिल्लाने लगे। यह सही है, 2 टेल पहले से ही महंगा है। बॉस को अचानक बड़ा सिरदर्द महसूस हुआ। उसने सहज भाव से हे झिरन की ओर देखा। वह झिरन ने केवल यह संकेत देने के लिए मुस्कुराया कि वह इसमें शामिल नहीं होगी। ग्राहक मूर्ख नहीं थे। मिस ली ने जो कहा वह समझ में आया। 2 कारण थे कि वह कल लंबे कान वाली खरगोश गुड़िया के लिए 20 टन का भुगतान करने को तैयार थी। सबसे पहले, इस तरह की गुड़िया पहली बार दिखाई दे रही थी और उसे भविष्य में दोबारा इसका सामना न करने की चिंता हो सकती थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास अतिरिक्त पैसे थे। हालांकि आज जो महिलाएं मिस ली के साथ आई थी, ऐसी लग रही थी कि वे भी धनी परिवारों से थी, फिर भी इस समय 20 टेल्स कोई छोटी रकम नहीं थी। सचमुच बहुत कम लोग एक गुड़िया खरीदने के लिए 20 टन खर्च करने को तैयार होंगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि बॉस इतना लालची होगा। एक ऐसे व्यवसाय के लिए जहां उसने आधा लाभ कमाया, फिर भी वह बेचने को तैयार नहीं थी। सौभाग्य से वह यहां अधिक समय तक नहीं रहेगी, अन्यथा वह निश्चित रूप से बिजनेस पार्टनर बदलने पर विचार करेगी। यह देखकर कि हे झिरन उसके लिए नहीं बोल रहा था, बॉस को भी एहसास हुआ कि वह शायद उच्च कीमतों पर गुड़िया नहीं बेच सकती। तो वह अजीब तरह से मुस्कुराए। महिलाओं, मैंने इन गुड़ियों को बनाने में बहुत खर्च किया है। आप क्या सोचती हैं, प्रत्येक को 5 टेल्स पर बेचें? 5 टेल्स प्रति गुड़िया। 2 टेल्स तुम बेचोगे या नहीं? अगर नहीं तो हम जा रहे हैं। मिस ली ने बात की और सभी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। घबराकर बॉस तुरंत उन्हें रोकने के लिए दौड़े। 3 टेल, प्रत्येक 3 टेल, नीचे नहीं जा सकते। मिस ली रुकी और दोबारा मुड़ने से पहले महिलाओं से नजरें मिलाई। ठीक है, प्रत्येक में 3 टेल और कोई कीमत नहीं बढ़ेगी। अब और बढ़ोतरी नहीं होगी, मैं वादा करता हूं। बॉस ने कहा जब वह उन्हें गुड़िया चुनने के लिए काउंटर पर ले गई। कुछ देर तक देखने के बाद हे झिरन को लगा कि देखते रहने का कोई मतलब नहीं है। उसने मो जीवे को साथ छोड़ने के लिए खींच लिया। जैसे ही वे कैंपसाइट की ओर वापस जाने वाले छोटे रास्ते में दाखिल हुए, वे सीधे चिंतित मो चौहान से टकरा गए। मो चौहान जल्दी से उनके पास पहुंचे। छोटा भाई, छोटी भाभी, आखिरकार आप वापस आ गए। मो जीवे ने अपनी भौहें उठाई। 8वें बड़े भाई, क्या हुआ? अभी छठी भाभी अचानक बेहोश हो गई। मां ने कहा कि पूरा शरीर जल रहा है। यह सुनकर मो जीवे ने अपने साथ ले जा रहा सारा खाना मो चौहान को सौंप दिया, फिर हे झिरन को कैंपसाइट की ओर भागने के लिए खींच लिया। कैंपसाइट पर लौटकर उसने लोगों से घिरा एक तंबू देखा। भीड़ को चीरती हुई वह अंदर चली गई। सबसे बड़ी भाभी और दूसरी भाभी छठी भाभी का माथा पोंछने के लिए रुमाल का उपयोग कर रही थी। हे झिरन को वापस देखकर बड़ी भाभी तुरंत उठी और अपनी सीट उन्हें दे दी। 9वीं छोटी भाभी, आप ठीक समय पर वापस आ गई। जल्दी से देखो, छठी भाभी अचानक बेहोश क्यों हो गई? वह झिरन ऊपर चला गया और सबसे पहले छठी भाभी के माथे को महसूस किया। निश्चित रूप से यह बहुत गर्म था। अब तक छठी भाभी को थोड़ा होश आ गया था, उनकी आवाज कमजोर हो गई थी। मैं ठीक हूँ, बस ठंड लग गई। छठी भाभी के साथ वास्तव में क्या हुआ इसकी पुष्टि किए बिना वह झिरन लापरवाह नहीं होगा। उसने छठी भाभी की नब्ज टटोली।
धीरे धीरे उसकी नाराजगी और गहरी हो गई। यह सच था कि छठी भाभी को ठंड लग गई थी, लेकिन उनकी नब्ज से साफ है कि यह सिर्फ साधारण ठंड नहीं थी। उसे लग रहा था कि छठी भाभी के शरीर में कोई ताकत है, जिससे उसकी ठंड बहुत बढ़ गई है। जब सबसे बड़ी भाभी ने हे झिरन को विचारमग्न दृष्टि से देखा तो बोली, नौवीं छोटी भाभी, छठी छोटी भाभी को सचमुच सर्दी लग गई होगी। जब से मेरी शादी मो परिवार में हुई है, जब भी मुझे सर्दी लगती है तो यह पहले से कहीं अधिक गंभीर होती है और मुझे छठी छोटी भाभी की तरह बेहोश होने का अनुभव होता है। दूसरी भाभी ने भी कहा, सबसे बड़ी भाभी की बातें सुनकर तो यही लगता है। मो परिवार में शादी के बाद मुझे भी एक बार सर्दी लग गई। हालांकि मैं बेहोश नहीं हुई, लेकिन यह मेरी पिछली सभी सर्दी से ज्यादा गंभीर थी। उनके शब्दों ने सबसे पहले हे झिरन को एक समस्या का एहसास कराया। यानी दोनों भाभीयों ने कहा कि मो परिवार में शादी के बाद सर्दी पहले से भी ज्यादा गंभीर होगी। इसने हे झिरन को नान हेंग द्वारा कबूल की गई बात की याद दिला दी। रानी ने मो परिवार के नौकरों को रिश्वत दी कि लियो आंटी आने वाली किसी भी नई बहू की चाय में कुछ डाल देंगी, जिससे मो परिवार की बहुएं गर्भवती नहीं हो सकेंगी। दूसरे शब्दों में, यह चाय में गर्भनिरोधक दवा मिलाना था। वह झिरन सोच में पड़ गया। क्या भाभीियों की असामान्य रूप से भीषण ठंड का संबंध उनके द्वारा ली गई गर्भनिरोधक गोलियों से हो सकता है? यह केवल उसका प्रारंभिक संदेह था। आगे की पुष्टि के लिए उसे परीक्षण के लिए रक्त लेने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इससे अधिक सटीक निदान हो सकेगा। अब छठी भाभी के तंबू के बाहर इतने सारे लोग जमा हो गए थे कि तुरंत उसका खून निकालना सुविधाजनक नहीं था। इसलिए वह झिरन इस अवसर का लाभ उठाकर पहले अन्य भाभीियों की स्थिति की जांच करना चाहता था। उसने सबसे पहले बड़ी भाभी की नब्ज टटोलने के लिए उनकी कलाई पकड़ी। हालांकि सबसे बड़ी भाभी को सर्दी नहीं थी, लेकिन उनकी नाड़ी में थोड़ी सी असामान्यता के कारण हे झिरन ने पुष्टि की कि उनकी नाड़ी छठी भाभी के समान थी। दूसरी भाभी को पता नहीं क्यों नौवीं छोटी भाभी सबसे बड़ी भाभी की नाड़ी देखना चाहती थी। यह सोचकर कि वह कुछ तुलना कर रही है, दूसरी भाभी ने अपनी कलाई पेश करने की पहल की। इतना जरूर है कि तीनों नंदों की नाड़ियों की असामान्य स्थिति एक जैसी थी। अगर उसने नान हेंग से यह नहीं सुना होता कि नंदों को दवा दी गई है, तो शायद उसने ऐसी सूक्ष्म असामान्यताओं पर ध्यान नहीं दिया होता। इससे यह भी स्पष्ट हो सकता है कि मो परिवार में किसी को भी इस बात का पता नहीं चला कि वे बांझ क्यों थे। चूंकि यह मामला मामूली नहीं था, इसलिए उन्होंने इसकी पूरी पुष्टि करने से पहले खुलकर बोलने की योजना नहीं बनाई। बाद में बिना कुछ कहे उसे नब्ज चेक करते देख दूसरी भाभी ने पूछा, नौवीं छोटी भाभी, हमारी तबीयत में कुछ गड़बड़ है क्या? चिंता मत करो दूसरी भाभी, आप और सबसे बड़ी भाभी बहुत स्वस्थ है। मैं बस आपकी धड़कनों की तुलना छठी भाभी से कर रहा था। यह सुनकर दूसरी भाभी को राहत मिली। ओह, ऐसा ही है। मुझे लगा कि हमारे स्वास्थ्य में भी कुछ गड़बड़ है। छठी भाभी की सर्दी से निपटना हे झिरन के लिए मुश्किल नहीं था। उसके पास से कुछ दवा खाने से इससे राहत मिल सकेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि परीक्षण के लिए सबसे पहले छठी भाभी का खून निकाला जाए। सबसे बड़ी भाभी और दूसरी भाभी, मैं छठी भाभी को एक्यूपंक्चर देना चाहता हूं। छठी भाभी को सर्दी लग गई है और हवा से डर लगता है। कृपया बाहर पहरा दे और मेरे इलाज के दौरान किसी को भी इधर उधर न आने दें। दोनों भाभीियों को हे झिरन की बातों पर बिल्कुल भी संदेह नहीं हुआ और वे मानकर तंबू से बाहर चली गईं। उसने झिरन ने जल्दी से चांदी की सुइयां निकाली। वास्तव में छठी भाभी की सर्दी का इलाज एक्यूपंक्चर से करना निश्चित रूप से आवश्यक नहीं था। वह जांच के लिए छठी भाभी का कुछ खून निकालने के लिए एक्यूपंक्चर का उपयोग कवर के रूप में करना चाहती थी। छठी भाभी, पहले मैं आपको एक्यूपंक्चर दे दूं। थोड़ा दर्द हो सकता है, कृपया सह लें। छठी भाभी ने हल्का सा सिर हिलाया। नौवीं छोटी भाभी पर बहुत जोर है। छठी भाभी दर्द से नहीं डरती। झिरन को कुछ एक्यूपॉइंट की जरूरत पड़ी और जब उसने देखा कि छठी भाभी को नींद आने लगी है, तो उसने अपने स्थान से रक्त निकालने का उपकरण निकाला और रक्त की एक ट्यूब खींची। इससे निपटने के बाद उसने झिरन ने सुइयां हटा दी और छठी भाभी धीरे धीरे जाग गई। वह झिरन उठ खड़ा हुआ, छठवीं भाभी, आपका शरीर कमजोर है। आप तंबू में आराम करो और मैं दवा तैयार करने जाऊंगा। हे झिरन को बाहर आते देख मो परिवार की सभी महिलाएं छठी भाभी की स्थिति के बारे में पूछने के लिए इकट्ठा हो गईं। उसने झिरन ने सभी को बताया कि छठी भाभी को कल रात देर तक गुड़िया बनाने के कारण ठंड लग गई थी, जिसके कारण आज ठंड लग गई। इस पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई। कल रात जब वे आग के आसपास गुड़िया बना रहे थे तो सचमुच थोड़ी ठंड थी। छठी भाभी की मूल रूप से कमजोर शारीरिक संरचना को ध्यान में रखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसे सर्दी लग गई।
यह जानकर कि छठी भाभी किसी बड़ी बीमारी के कारण नहीं बल्कि अचानक बेहोश हो गई थी, सभी को कुछ हद तक राहत महसूस हुई। छठी भाभी की स्थिति को स्पष्ट रूप से समझाने के बाद वह झिरन दवा बनाने के लिए अपने तंबू में चली गई। सड़क पर एकत्र की गई जड़ी बूटियों से वास्तव में सर्दी के इलाज के लिए दवा बनाई जा सकती है, लेकिन पश्चिमी चिकित्सा की तुलना में प्रभावकारिता धीमी होगी। अभी छठी भाभी को तेज बुखार था। पहली प्राथमिकता उसका तापमान कम करना था, इसलिए उसने अपने स्थान से बुखार कम करने वाली, सूजन रोधी और सर्दी की दवाएं निकाल ली। सारी दवा को ऑल पेपर पैकेजिंग में बदलने के बाद वह छठी भाभी के डेरे पर लौट आई। सबसे बड़ी भाभी पानी का कटोरा लेकर आई। उसने झिरन ने छठी भाभी को बैठने और दवा लेने के लिए उकसाया। छठवीं भाभी, ये सभी दवाएं मुझे एक मास्टर ने उपहार में दी थी। ये सर्दी के इलाज में बहुत प्रभावी है, कृपया पहले यह ले लें। झिरन ने छठी भाभी को जो पहली दवा दी वह बुखार कम करने वाली थी। जहां तक अन्य दो का प्रश्न है, उन्हें अंतराल पर लेने की आवश्यकता होती है। यह सुनकर कि ये विचित्र आकार की गोलियां किसी मास्टर के हाथों से बनाई गई हैं, वे सचमुच अनमोल होंगी। छठी भाभी थोड़ा झिझकी। नौवीं छोटी भाभी, ये तो बहुत कीमती है। वह झिरन आश्वस्त होकर मुस्कुराया। चिंता मत करो छठी भाभी, मैंने पहले ही सीख लिया है कि ये गोलियां कैसे बनाई जाती हैं। जब तक औषधीय तत्व हैं, मैं उनका उत्पादन कर सकता हूं। इसलिए आपको बोझ महसूस करने की जरूरत नहीं है। उसकी यह बात सुनकर छठी भाभी को सचमुच बोझ कम महसूस हुआ। उसने हे झिरन के निर्देशों का पालन किया, गोली अपने मुंह में डाली और पानी के एक बड़े घूंट से उसे धो दिया। मोहन्यू ने हे झिरान के हाथों में गोलियों को देखा और अधिक उत्सुक हो गया। जब वह तंबू से बाहर निकली तो मोहन्यू उसके पास आ गया। नौवीं भाभी, मैं हाल ही में जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए आपका अनुसरण कर रहा हूं और अब कई प्रकारों को पहचान सकता हूं। क्या आप मुझे ये गोलियां बनाना भी सिखा सकती हैं? अगर मैं सफल हो गई तो मैं परिवार के लिए कुछ चांदी भी कमा सकती हूँ। उसने झिरन को कुछ समय के लिए नोटिस किया था कि इस लड़की को चिकित्सा में बहुत रुचि थी, लेकिन चिकित्सा सीखना कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे रातों रात पूरा किया जा सके। इसके अलावा अपने पिछले जीवन में वह पश्चिमी सर्जरी में विशेषज्ञता रखती थी और चीनी चिकित्सा में सबसे अधिक कुशल नहीं थी। सैन्य अस्पताल में पुराने निदेशक से बुनियादी बातें सीखने के बाद वह नाड़ी की जांच करने और दूसरों के लिए एक्यूपंक्चर करने में सक्षम थी। हालांकि चीनी चिकित्सा में उनका स्तर निपुणता तक नहीं पहुंचा था, फिर भी वह फार्माकोलॉजी से काफी परिचित थी और उसके पास कई चीनी पेटेंट दवाओं के नुस्खे भी थे। मोहन्यू को धीरे धीरे चीनी चिकित्सा सिद्धांत सिखाने के बजाय उसे यह सिखाना बेहतर होगा कि चीनी पेटेंट दवा का उत्पादन कैसे किया जाए। इस युग में प्रभावी चीनी पेटेंट दवाओं का उत्पादन करने में सक्षम होना निश्चित रूप से एक लाभदायक व्यवसाय होगा। यह सोचकर उसने झिरन ने मोहन्यू के सिर पर हाथ फेरा। अगर हन्यू को चिकित्सा सीखना पसंद है तो आइए फार्माकोलॉजी से शुरुआत करें। मैं बाद में आपके लिए चीनी मटीरिया मेडिका पर एक किताब ढूंढूंगा। पहले विभिन्न चीनी दवाओं के औषधीय गुणों से परिचित हो। मोहन्यू ने उत्साह से सिर हिलाया। ठीक है, हन्यू मन लगाकर पढ़ाई करेगी। वह झिरन को गुड़िया बनाने की मजदूरी बांटने की चिंता थी और छठी भाभी के खून के नमूने की जांच की भी चिंता थी। मोहन्यू से कुछ शब्द कहने के बाद उसने महिलाओं को खुले मैदान में इकट्ठा किया। सभी महिलाएं इस बात से अवगत थी कि झिरन उन्हें इकट्ठा करने के लिए शायद मजदूरी बांट रहा था। उनकी आंखों का उत्साह छुप नहीं पा रहा था। इससे पहले मो जियुए ने पहले ही उन 61 टन चांदी को 2 भागों में विभाजित करने में मदद की थी। यह देखकर कि झिरन सभी को चांदी बांटना चाहता है, वह जल्दी से बांटी हुई चांदी का आधा हिस्सा ले आया। गुड़िया बनाने से पहले हे झिरन ने पहले ही मजदूरी के आवंटन के विवरण के बारे में बात कर ली थी, इसलिए उसने और अधिक कहने की योजना नहीं बनाई। उसने फैंग परिवार और जी परिवार दोनों को 10 टन चांदी दी और अपने हिस्से में से जो बचा था उसे आवंटित करने के लिए सबसे बड़ी भाभी को सौंप दिया। जैसे ही सभी को रजत मिला, उन्होंने हे झिरन को बहुत धन्यवाद दिया, विशेषकर फैंग और जी परिवार। वह झिरन उनके लिए जो चांदी लाया था वह सचमुच समय पर हुई बारिश थी। यदि उनके पास चांदी के ये टुकड़े नहीं होते तो उन्हें डर होता कि हे परिवार की तरह दिन गुजारने के लिए उन्हें काले उबले हुए बंस को चबाना पड़ेगा। हे परिवार के लोग दूर से यह सब देखते रहे, उनकी आंखों से लगातार आग की लपटें निकल रही थी, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि दूसरों को उनके मूड की परवाह ही नहीं थी। हे झिरन ने चांदी का आवंटन पूरा करने के बाद अपने तंबू में लौटने से पहले सभी को कुछ अनुस्मारक दिए। जैसे ही वह अपने स्थान के अंदर फिसली, उसने मो जियुए को अपने साथ खींच लिया।
इससे पहले जब वह छठी भाभी की बीमारी के इलाज में मदद कर रही थी तो मो जियुए ने रोक लगा दी थी क्योंकि इसमें सभी महिलाएं थीं। अब हे जिरन को अधीरता से उसे अपने स्थान में खींचते हुए देखकर छठी भाभी के स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या होनी चाहिए। छठवीं भाभी की बीमारी बिल्कुल कैसी है? छठी भाभी को देर तक बाहर रहकर गुड़िया बनाने के कारण ठंड लगने की संभावना है। हालांकि उसकी नाड़ी की स्थिति साधारण सर्दी से भी अधिक जटिल है। बाद में मैंने सबसे बड़ी भाभी और दूसरी भाभी की भी नाड़ी जांचने में मदद की और उनकी नाड़ी में भी अनियमितता पाई। अब मुझे संदेह है कि संभवतः इसका संबंध रानी द्वारा किसी को जहर देने के लिए भेजने से है। मो जियुए स्पष्ट रूप से कुछ चिंतित थे। भाभी खतरे में तो नहीं होंगी ना? इस बिंदु पर वह झिरन भी वर्तमान में सटीक निर्णय नहीं ले सका। मैंने परीक्षण के लिए छठी भाभी का कुछ खून निकालने का मौका लिया। जांच के बाद तक मुझे अभी भी सटीक विवरण नहीं पता है। परीक्षा जैसी अवधारणाएं अभी भी मो जियुए के लिए कुछ हद तक अपरिचित थी, लेकिन उन्होंने इस क्षण में पूछताछ करना नहीं चुना। वह झिरन छठी भाभी के रक्त का नमूना प्रयोगशाला में लाया और उपकरण चालू करने के बाद उसे सावधानीपूर्वक संचालित करना शुरू कर दिया। लगभग 20 मिनट के बाद सभी परीक्षण परियोजनाओं के परिणाम सामने आ गए। रक्त परीक्षण से पता चला कि छठी भाभी अभी भी अपेक्षाकृत स्वस्थ थी। केवल एक सूचकांक असामान्य रूप से उच्च था, जो पहले से ही परीक्षण उपकरण की पहचान सीमा से अधिक था। कहने का तात्पर्य यह है कि उपकरण यह निर्धारित नहीं कर सका कि सूचकांक कितना ऊपर बढ़ रहा था। पुष्टि करने के लिए विभिन्न विश्लेषणों से पता चला कि छठी भाभी को वास्तव में जहर दिया गया था। यह जहर जानलेवा नहीं होगा। एक बार जब व्यक्ति को सर्दी लग जाती है तो यह सफेद रक्त कोशिकाओं को तेजी से बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जिससे शरीर में बड़े पैमाने पर सूजन हो जाती है और तेज बुखार हो जाता है, जो कम नहीं होता है। लोगों के लिए इसे ल्यूकेमिया के लक्षणों के रूप में पहचानना बहुत आसान था। थे झिरन को बिना एक शब्द कहे लगातार अपनी भौहें सिकोड़ते देख मो जियुए ने उत्सुकता से पूछा, तो वास्तव में स्थिति क्या है? उसने झिरन ने आह भरी। छठी भाभी के रक्त परीक्षण के परिणामों के आधार पर मुझे संदेह है कि रानी ने उन्हें जो दवा दी थी वो रक्त के माध्यम से विषाक्त पदार्थों को फैलाती है, जिससे वह गर्भवती होने में असमर्थ हो जाती है। फिलहाल मुझे अभी भी इस दवा के बारे में विशेष जानकारी नहीं है, इसलिए मुझे इस पर सावधानीपूर्वक शोध करने की जरूरत है। थे झिरन के बोलने के बाद वह शेष रक्त का नमूना निकालने के लिए ले आई, फिर उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखे गए परिणामों ने हे झिरन को अचानक समझ में आ गया। ये कोशिका रूप षटकोणीय थे। उसने पहले उन्हें एक मेडिकल जर्नल में देखा था। उस लेख को प्रकाशित करने वाले विशेषज्ञ ने कहा कि यह बहुत संभव है कि रक्त में हेक्सागोनल कोशिकाओं के प्रकट होने का कारण दवा से प्रेरित होना हो। और एक बार जब किसी महिला के रक्त में इस आकार की कोशिकाएं दिखाई देने लगी, तो वे जीवन भर बच्चे को गर्भ धारण करने में असमर्थ होंगी। दूसरे शब्दों में, सिक्स्थ सिस्टर इन लॉ को दवा इसी सिद्धांत के तहत दी गई थी ताकि वह गर्भवती न हो सके। दुर्भाग्य से हे झिरन को इस दवा के निर्माण के सिद्धांतों का पता नहीं था। हालांकि वह पुष्टि कर सकती थी कि एक प्रकार का एंटीवेनम था जो रक्त में विषाक्त पदार्थों को साफ कर सकता था। यह सीरम उसके स्थानांतरित होने से कुछ समय पहले ही नव विकसित किया गया था, इसलिए यह वर्तमान दिन और उम्र में नैदानिक में पूरी तरह से शामिल नहीं हुआ था। न केवल उसके स्थान पर कुछ भी उपलब्ध नहीं था, बल्कि आप इसे ताओबाओ ट्रेजर मॉल पर भी नहीं खरीद सकते थे। फिलहाल अगर वह नंदों के विषाक्त पदार्थों को साफ करने में मदद करना चाहती थी, तो उसे पहले यह पता लगाना था कि नंदों ने वास्तव में कौन सा जहर खाया था, ताकि वह आसानी से एक मारक दवा तैयार कर सके। उन्होंने झिरन ने मो जियुए को अंतिम परीक्षण परिणामों के बारे में बताया। मो जियुए ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच ली। रानी वास्तव में अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए कई निर्दोष महिलाओं को नुकसान पहुंचाया। वह झिरन भी गुस्से में थी, लेकिन वह अपने दिल में स्पष्ट रूप से समझ गई थी कि गुस्सा करने से कुछ भी हल नहीं होगा। तो उसने सलाह दी, रानी ने पहले ही अपने इकलौते बेटे को खो दिया है, और उसने जो कुछ भी किया है उसकी कीमत चुकाई है। भविष्य में जब हमें मौका मिलेगा, हम निश्चित रूप से बदला लेने में नंदों की मदद करेंगे। फिलहाल सबसे जरूरी काम सबसे पहले एक मारक विकसित करना है, खासकर तीसरी भाभी और आठवीं भाभी के लिए। तीसरा भाई और आठवां भाई अभी भी जीवित थे। भविष्य में वे निश्चित रूप से अपने खुद के बच्चे पैदा करना चाहेंगे। मो जियुए ने भी इस सिद्धांत को समझा। अभी तो वह बस भड़ास निकाल रहा था। अगर मारक औषधि बनाते समय तुम्हें किसी चीज में मेरी मदद की जरूरत हो तो बस बोलो। माँ, अगर मुझे आपकी मदद की जरूरत है तो मैं निश्चित रूप से समारोह में खड़ा नहीं होऊंगा।
हे झिरन के बोलने के बाद उसने ताओबाओ ट्रेजर मॉल खोलने के लिए अपना फोन निकाला, जहां उसने एक कलेक्शन ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न पॉइजन नामक एक किताब खरीदी। सामग्री की तालिका पर नजर डालने पर वास्तव में प्रजनन दवाओं आदि के बारे में एक परिचय था। जैसा कि लिखा गया था, इसकी सामग्री में आधुनिक चिकित्सा सिद्धांत का मिश्रण था। हालांकि इसने इन दवाओं के लिए सटीक फॉर्मूले नहीं दिए, लेकिन इसने विश्रण के तरीकों को रिकॉर्ड किया। उन्होंने झिरान ने कई प्रजनन दवाओं के संचालन सिद्धांतों और लक्षणों को ध्यान से देखा। अंततः वह अब पूरी तरह से पुष्टि कर सकती है कि भाभी ने जो दवा ली थी वह बेहद सरल और सीधे नाम वाली दवा थी, वूजी। शायद वूजी बनाने की औषधीय सामग्री बाद के युगों में पहले ही विलुप्त हो चुकी थी, और इसलिए संपादक को इस बात का डर नहीं था कि लोग इस दवा को फॉर्मूले से बना पाएंगे, और इस तरह उसने नुस्खे को किताब में स्पष्ट रूप से दर्ज कर दिया। इससे हे झिरन को सौभाग्य से इस वूजी दवा के फॉर्मूले को समझने में मदद मिली। दरअसल 2 औषधीय सामग्रियां थी जिनके बारे में उसने पहले नहीं सुना था। ये सामग्रियां बाद के युगों में प्रकट नहीं हुई होंगी। किसी भी स्थिति में उसे इस प्रकार की हानिकारक बातें बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सामग्री मौजूद थी या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि मारक के लिए सामग्री दुर्लभ नहीं थी। सबसे नीचे मारक औषधि का नुस्खा लिखा हुआ था। उसने झिरन ने उसे ध्यान से देखा। इसमें कुल 16 औषधीय सामग्रियां शामिल थी। उनमें से 15 सामान्य औषधीय सामग्रियां थीं। हालांकि डैन पाई नामक एक सामग्री अत्यंत दुर्लभ थी। उसने पहले अस्पताल के पूर्व अध्यक्ष को यह कहते हुए सुना था कि यह औषधीय सामग्री डैन पक्षियों के अंडे के छिलके से आती है। डैन पक्षी बर्फीले पहाड़ों में मौजूद थे। विशेष वातावरण के कारण उनके अंडे के छिलके में एक निश्चित मोटाई और बेहद मजबूत इंसुलेशन होता था। यह अफसोस की बात थी कि डैन पक्षियों की संख्या बहुत कम थी, और अंडे देने के बाद वे उन्हें भारी बर्फ में दबा देते थे, जिससे बहुत कम लोग उनके अंडे ढूंढ पाते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि डैन पाई जैसी औषधीय सामग्री बहुत कम देखने को मिलती है। उन्होंने झिरन ने इस मुद्दे के बारे में सोचते हुए ताओबाओ खजाने पर खोज करने की कोशिश की। जैसा कि अपेक्षित था, बिक्री के लिए कोई सूची नहीं थी, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था। ऐसा लगा कि वह केवल तभी मौका ले सकती थी जब वह इसके बारे में पूछने के लिए प्राचीन वस्तुओं के पास गई। मो जियुए किताब के सरलीकृत पात्रों को समझ नहीं सके। बहुत देर तक हे झिरन की गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर उसने चिंता से पूछा, कोई मारक नहीं मिल सका? हे झिरान ने उत्तर दिया, मुझे मारक औषधि का फॉर्मूला मिल गया है, लेकिन एक बहुत ही दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटी है जिसे हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मो जियुए ने आगे कहा, यह कौन सी जड़ी बूटी है? डैन पाई, क्या आपने इसके बारे में सुना है? उसने झिरन से पूछा। आपका मतलब डैन पाई से है? मो जियुए के स्वर से संकेत मिलता है कि वह इससे परिचित था। आप डैन पाई के बारे में जानते हैं? उसे झिरन में आशा की एक किरण नजर आ रही थी। 2 साल पहले मुझे शादी के गठबंधन के लिए चौथी राजकुमारी को दक्षिणी सीमा तक ले जाने का आदेश दिया गया था, और उसके दहेज में डैन पाई नामक एक औषधीय जड़ी बूटी थी। यह सुनकर कि यह चौथी राजकुमारी के दहेज का हिस्सा था, झिरन ने तुरंत महारानी के बारे में सोचा। चौथी राजकुमारी महारानी की जैविक बेटी थी, इसलिए उसके दहेज में औषधीय जड़ी बूटियां शामिल करना उचित था। हालांकि यह तथ्य कि महारानी उसे इतनी कीमती और विलक्षण रूप से प्रभावी जड़ी बूटी लाने के लिए तैयार थी, ने संदेह पैदा कर दिया। मो जियुए को भी अचानक यह तर्क समझ में आ गया। दोनों ने एक दूसरे को अर्थपूर्ण नजरों से देखा, लेकिन दोनों ने एक शब्द भी नहीं बोला। महारानी निस्संदेह चिंतित थी कि मो परिवार सुराग खोज लेगा और मारक का फॉर्मूला ढूंढ लेगा। यदि उन्होंने ऐसा किया तो उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। इसीलिए उसने डैन पाई को चौथी राजकुमारी के दहेज का हिस्सा बनाया, ताकि मो परिवार की किसी भी उम्मीद को पूरी तरह खत्म कर दिया जा सके। यह सब सोचते हुए मो जियुए की नसें गुस्से से भर गईं। उसकी इच्छा हुई कि वह अभी महल में धावा बोल दे और बिना देर किए उस दुष्ट स्त्री को मार डाले। मो जियुए को खुद इस बात का एहसास नहीं था कि बदला लेने की उसकी इच्छा बेकाबू स्तर पर पहुंच गई थी। वह झिरन डैन पाई के मूल्य को समझता था, और चूंकि मो जियुए को जड़ी बूटी का ठिकाना पता था, इसलिए उनका लक्ष्य केवल दक्षिणी सीमा में हो सकता था। तथ्य यह है कि उनकी भाभियों को जहर दिया गया था, इससे उनके जीवन को तत्काल कोई खतरा नहीं था, इसलिए फिलहाल इसका इलाज ढूंढना जरूरी नहीं था। उत्तर पश्चिम में बसने के बाद उन्हें अपने सबसे बड़े और दूसरे भाई का पता लगाने के लिए निश्चित रूप से दक्षिणी सीमा की यात्रा करनी होगी। यह डैन पाई को खोजने का एक अवसर होगा। यह कहा जाना चाहिए कि वे दोनों अपने विचारों के अनुरूप थे, और मो जियुए भी इस पर विचार कर रहे थे।
इसलिए डैन पाई की खोज अस्थायी रूप से तब तक रोक दी जाएगी जब तक कि वे दक्षिणी सीमा तक नहीं पहुंच जाते, जिस बिंदु पर उन्हें कोई रास्ता मिल जाएगा। बेशक, हे झिरन ताओबाओ की हरकतों पर भी नजर रखेगा। यदि उस विशेष सीरम का व्यापक रूप से उपयोग किया जाना था, तो ताओबाओ पर इसे खरीदने के लिए एक लिंक हो सकता है। किसी भी स्थिति में, हे झिरन मारक के लिए दोनों दिशाओं को ध्यान में रखेगा। चूंकि दिन का उजाला था और वे बहुत देर तक अंतरिक्ष में नहीं रह सकते थे, हे झिरन ने मो जियुए को लिया और एक साथ निकल गए। वह छठी नंद का हालचाल लेने गई थी। दवा लेने के बाद छठी भाभी को पसीना आ गया और अब वो ठीक है। उसने सुना कि उसने कल गुड़िया बनाकर कुछ चांदी अर्जित की थी और थोड़ा बेहतर महसूस करते हुए वह उन्हें बनाना जारी रखना चाहती थी। उसने झिरन को रोक दिया क्योंकि पैसा कमाने की चाहत समझ में आती थी, लेकिन उसका स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। लाचार छठी भाभी तंबू में आराम ही करती रही। 3 दिन ऐसे बीत गए जैसे किसी का ध्यान ही नहीं गया। अभी भी उन्हें अनुमति देने के लिए कोई अधिसूचना नहीं थी और यहाँ किसी को ढूंढने वाले सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही थी। शहर की सड़कें सशस्त्र सैनिकों से भरी हुई थी, जो हर किसी से पूछ रहे थे कि क्या उन्होंने प्रिंस हेन का ठिकाना देखा है। परिणामस्वरूप, जब तक बहुत जरूरी न हो, आम लोग मुश्किल से ही बाहर निकलते थे और सड़क के दोनों ओर की दुकानों में कारोबार कम हो गया। हालांकि इस स्थिति का कड़ाई घराने के व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। न केवल उस पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि कड़ाई घर में आने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़ती गई। इसका कारण कोई और नहीं बल्कि लंबे कान वाली खरगोश गुड़िया का श्रेय था। 3 दिन बाद, हे झिरन और मो जियुए 131 गुड़िया लेकर फिर से कड़ाई घर पहुंचे। लोगों से खचाखच भरे एक कमरे में उनका स्वागत किया गया। सभी ने दुकानदार से आग्रह किया और पूछा कि लंबे कान वाली खरगोश गुड़िया कब आएंगी। दुकानदार गुड़िया नहीं बना सकता था और इतना अधिक व्यवसाय खोना नहीं चाहता था, इसलिए वह लगातार ग्राहकों को आश्वस्त करती रही। जैसे ही वह बात करते करते थक गई थी और पानी लेने जा रही थी, उसने ऊपर देखा और हे झिरन और मो जियुए को एक बड़े पैकेज के साथ अंदर आते देखा। दुकानदार तुरंत खुश हो गया और जल्दी से उनका स्वागत करने चला गया। युवा महिला, आखिरकार आप आ गई। यदि आप नहीं आती, तो अब तक मेरी छोटी सी दुकान तोड़ दी गई होती। वह झिरन के मन में दुकानदार के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। उसने लंबे कान वाली खरगोश गुड़िया उसे सौंप दी और दुकानदार द्वारा उनका निरीक्षण करने के बाद पैसे ले लिए और मो जियुए के साथ चली गई। जैसे ही वे कड़ाई घर के दरवाजे से बाहर निकले, उन्होंने तांग मिंगरुई को सड़क के पार खड़ा देखा। शहर बंद होने के कारण तांग मिंगरुई भी नहीं गया था। उसी समय उसने देखा कि नमक गिरोह के उपद्रवी पिछले कुछ दिनों में बिना किसी निशान के गायब हो गए थे, इसलिए उसने कुछ ताजी हवा के लिए बाहर आने के बारे में सोचा। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जब वह कड़ाई घर के पास से गुजरेगा तो उसे यहाँ कुछ असामान्य दिखाई देगा। अन्य दुकानों के विपरीत जो खाली थी, इस स्थान पर अत्यधिक भीड़ थी। जिज्ञासावश वह यह देखने के लिए वहीं खड़ा हो गया कि क्या हो रहा है। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने मो जियुए और हे झिरन को अंदर से बाहर आते देखा। तांग मिंगरुई तेजी से उनके पास चला गया। सर, क्या आप खरीदारी करने जा रहे हैं? मो जियुए ने कुछ भी नहीं छिपाया और कड़ाई घर को लंबे कान वाली खरगोश गुड़िया बेचने के बारे में बताया। तांग मिंगरुई कुछ हद तक अविश्वसनीय लग रहा था। सर, क्या आप कह रहे हैं कि सड़क पर अमीर युवतियों द्वारा उठाई गई वे रोएदार आलीशान गुड़ियाएं आपके द्वारा बनाई गई है? मो जियुए मुस्कुराए और हे झिरन की ओर देखा। मेरी पत्नी ने जब देखा कि हर किसी के पास पैसे की कमी है, तो उसने कुछ पैसे कमाने का एक तरीका निकाला। जब पैसा कमाने की बात आई, तो तांग मिंगरुई से ज्यादा दिलचस्पी किसी को नहीं थी। उसने पास में एक चाय की दुकान की ओर इशारा करते हुए कहा, सर, यह किस्मत है कि हम सड़क पर मिलते हैं। क्या अच्छा रहेगा कि हम साथ में चाय पिए और मिलें। मो जियुए ने सहजता से हे झिरन की ओर देखा और यह देखकर कि उसने कोई आपत्ति नहीं जताई, तुरंत सहमत हो गई। वे तीनों चाय खाने में गए और उन्हें खिड़की के पास एक सीट मिली। जब वेटर चाय लेकर आया, तांग मिंगरुई ने विनम्र भाव दिखाते हुए व्यक्तिगत रूप से उनके लिए चाय डाली। सर और मैडम, कृपया चाय का आनंद लें। मो जियुए ने अपना चाय का कप उठाया और विनम्रता से कहा, तांग यंग मास्टर, हमें हमेशा सर और मैडम के रूप में संदर्भित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मुझे भाई मो कहकर बुलाओ। यह सुनकर तांग मिंगरुई गंभीरता से खड़े हुए और उन दोनों को प्रणाम किया। उस स्थिति में मैं समारोह में खड़ा नहीं होऊंगा। भाई मो, भाभी मो। खुशियों का आदान प्रदान करने के बाद तांग मिंगरुई अंततः मुद्दे पर पहुंची। भाभी मो, क्या आप जानती हैं कि आप जो गुड़िया बनाती हैं, वह काफी दुर्लभ होती हैं, खासकर इस्तेमाल किया जाने वाला कपड़ा।
मैं वर्षों से इस व्यवसाय में हूं और मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा है। वह झिरन अपने सामान्य स्पष्टीकरण पर अड़ा रहा। मैं अपने पति के साथ घूम रही थी, तभी हमारी नजर एक विदेशी व्यक्ति पर पड़ी जो इस तरह का कपड़ा बेच रहा था। हमारे मन में अचानक इसका उपयोग गुड़िया बनाने के लिए करने का विचार आया और आश्चर्यजनक रूप से वे काफी लोकप्रिय हो गए। साल्ट लेक के आसपास के क्षेत्र में एक या दो विदेशियों को देखना असामान्य नहीं था, जो परिवहन के लिए एक प्रमुख जलमार्ग था। इसके अलावा उन विदेशियों के हाथ में कुछ दिलचस्प चीजें भी थी। यदि भाषा की बाधा और संचार संबंधी कठिनाइयां न होती, तो तांग मिंगरुई उनके साथ व्यापार करना चाहता होता। इस समय उन्होंने हे झिरन की दूरदर्शिता और साहस की प्रशंसा की। गुड़िया बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कपड़ा स्पष्ट रूप से सस्ता नहीं था, और अब जब वे दोषी विवेक के साथ उत्तर पश्चिम में निर्वासन की ओर जा रहे थे, तो यह उनके पैसे का बुद्धिमानी से उपयोग करने का समय था। फिर भी उसने गुड़िया बनाने के लिए इतना कपड़ा खरीदने की हिम्मत की। यदि वे हार गए, तो यह उन जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी, जिन्हें निर्वासित किया गया था। तांग मिंगरुई ने अपनी प्रशंसा बिल्कुल नहीं छिपाई, अपनी मुट्ठी पकड़ ली और कहा, भाभी मो के पास वास्तव में दूरदृष्टि है। वह विदेशियों के साथ व्यापार करने की हिम्मत रखती है और ऐसी अनोखी गुड़िया बना सकती है। टी झिरन मुस्कुराई और बहुत विनम्रता से उत्तर दिया, जिंदगी ने मुझे मजबूर किया, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। कुछ और वाक्यों के साथ अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद तांग मिंगरुई ने अंततः अपने उद्देश्य के बारे में बात की। भाभी मो की गुड़िया विशेष है। यह बहुत अच्छा होगा यदि अधिक किस्में हो। यहाँ से जाने के बाद मैं उन्हें विभिन्न शहरों में बेच सकता हूँ और आय काफी होनी चाहिए। हे झिरन के लिए खरगोश गुड़िया बनाना झी परिवार और फैंग परिवार की मदद करने का एक क्षणिक इरादा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि तांग मिंगरुई को यहाँ असीमित व्यावसायिक अवसर देखने को मिलेंगे। हे झिरन की उसके बारे में समझ से तांग मिंगरुई के पास एक अद्वितीय व्यावसायिक दिमाग था। यदि उन्होंने कहा कि आय काफी थी, तो यह सच होगा। यह सोचकर कि एक दीर्घकालिक व्यवसाय विकसित किया जा सकता है, न केवल वह अपने लिए कुछ पैसे कमा सकती है, बल्कि उसके परिवार की महिलाएं और फैंग और झी परिवार भी मिलकर पैसा कमा सकते हैं। वह झिरन इतनी अच्छी बात का विरोध नहीं कर सका। अगर मैं यंग मास्टर टैंग के साथ सहयोग करता हूं, तो मैं स्वाभाविक रूप से इच्छुक हूं। ऐसा ही होता है कि मैंने विदेशियों से बहुत सारे कपड़े खरीदे हैं जिनका उपयोग गुड़िया बनाने के लिए किया जा सकता है, और जब मैं वापस जाऊंगा तो कई अन्य गुड़िया शैलियों के साथ आ सकता हूं। उन्होंने झिरन ने यह भी देखा कि तांग मिंगरुई द्वारा विदेशियों को बहाने के रूप में इस्तेमाल करने पर सवाल नहीं उठाया गया था, और उन्होंने इस निराधार बलि का बकरा फिर से इस्तेमाल करने का फैसला किया। फिलहाल तांग मिंगरुई गुड़िया व्यवसाय से सोने का पहला बर्तन बनाने के बारे में सोच रही थी, और वास्तव में उसे विदेशियों के अस्तित्व पर कोई संदेह नहीं था। हे झिरन को यह कहते हुए देखकर कि वह कई अन्य गुड़िया शैलियों के साथ आ सकती है, वह पहले से ही इसका इंतजार कर रहा था। उस स्थिति में मैं भाभी मो की अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। गुड़िया बनाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या यंग मास्टर टैंग उन्हें यहाँ बेचने की योजना बना रहा है? उन्होंने झिरन को महसूस किया कि यदि तांग मिंगरुई वास्तव में व्यवसाय में उतना ही प्रतिभाशाली था जितना इतिहास की किताबों में दर्ज है, तो उसके लिए तुरंत स्थानीय स्तर पर गुड़िया बेचने का विकल्प चुनना असंभव होगा। अधिक पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका कड़ाई कक्ष में मौजूद 200 गुड़ियों के बिकने तक इंतजार करना है। जिन लोगों को इन्हें खरीदने का मौका नहीं मिला, उन्हें निश्चित रूप से अफसोस होगा। तब तक तांग मिंगरुई अपने हाथों में मौजूद गुड़ियों को ऊंची कीमतों और सीमित मात्रा में बेच सकता था, जिससे निश्चित रूप से ग्राहकों की भूख बढ़ जाएगी। साथ ही गुड़ियों की नई शैलियों के शामिल होने से तांग मिंगरुई का व्यवसाय निश्चित रूप से अच्छा मुनाफा कमाएगा। तांग मिंगरुई के जवाब ने उसे निराश नहीं किया। भाभी मो, अगर हमें अभी भी यहाँ लंबे समय तक रहना है, तो मैं योजना बनाने से पहले कड़ाई कक्ष की गुड़िया बिकने के बाद गुड़िया के लिए ग्राहकों की इच्छा का निरीक्षण करने की योजना बना रही हूँ। वह झिरन इस उत्तर से बहुत संतुष्ट हुआ। उस स्थिति में मैं यहाँ काम करने में जल्दबाजी नहीं करूंगा। लाभ को अधिकतम करने के लिए मैं निश्चित रूप से कुछ उत्कृष्ट गुड़िया बनाऊंगा। यह बहुत अच्छा है। मैं भाभी मो की उत्कृष्ट गुड़ियों का इंतजार करूंगा। दोनों ने गुड़िया व्यवसाय के विवरण के बारे में बहुत सारी बातें की। अलग होने से पहले वे इस बात पर सहमत हुए कि यदि वे 3 दिन बाद भी यहाँ से नहीं निकल सके, तो वे दोपहर को इस चायखाने में फिर मिलेंगे। मो जियुए को पता था कि वह झिरन निश्चित रूप से कुछ आलीशान कपड़े वापस ले जाएगा, इसलिए उसने एक बैलगाड़ी किराए पर लेने की व्यवस्था की। उसने झिरन को तैयारी के लिए एक एकांत जगह ढूंढी।
इस बार उसने विभिन्न रंगों के आलीशान कपड़े खरीदे, साथ ही बड़ी मात्रा में सूती पैडिंग भी खरीदी। इसके अलावा उसके स्थान का कुछ भोजन, साथ ही अंडे और मांस भी ले जाना पड़ा। उस स्थान पर पाले गए मुर्गे और पशुओं की अभी तक कटाई नहीं हुई थी, इसलिए उसने ताओबाओ मॉल से कुछ खरीदा। इसके अलावा हे झिरन ने पारंपरिक चीनी अक्षरों में पारंपरिक चीनी चिकित्सा के बारे में मो हन्यू की एक किताब भी सावधानी पूर्वक खरीदी। उसने वापस ले जाने के लिए सामान तैयार ही किया था कि तभी मो जियुए बैलगाड़ी लेकर वापस आया। इस बार हे झिरन ने बहुत सारे आलीशान कपड़े खरीदे और एक बैलगाड़ी में सब कुछ फिट नहीं हो सकता था। ड्राइवर दूसरे साथी को बुलाने गया और 2 बैलगाड़ियों पर सामान लेकर वापस डेरे में पहुंच गया। जब हे झिरन तैयार गुड़ियों को लेकर चला गया तो महिलाओं को पछतावा हुआ। इसका कारण यह था कि हे झिरन ने विदेशियों से खरीदे गए गुड़िया बनाने वाले सभी कपड़ों का उपयोग कर लिया था और अब वह भविष्य में इतनी आसानी से पैसा नहीं कमा सकती थी। अप्रत्याशित रूप से हे झिरन और मो जियुए थोड़ी देर के लिए बाहर गए और कपड़े की 2 गाड़ियां वापस ले आए। इससे महिलाएं बेहद खुश हुई और सभी उतराई में मदद के लिए आगे आईं। दूसरी भाभी हे झिरन के आसपास पूछती रही, भाभी, क्या आप और भैया फिर विदेशियों से मिले? हाँ, विदेशी भी यहाँ से जाने में असमर्थ थे। हम आज विशेष रूप से उनकी तलाश में गए और पाया कि वहाँ अभी भी ऐसे कपड़े थे, इसलिए मैंने और अधिक खरीद लिए। उसने झिरन ने बिना कुछ बताए झूठ बोला। उनके बगल में मौजूद मो जियुए अपनी पत्नी का पक्ष लेना नहीं भूले। रनरान को उस विदेशी को ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। इन कपड़ों को प्राप्त करना वास्तव में आसान नहीं था। निश्चित रूप से जब महिलाओं ने सुना कि हे झिरन ने विदेशियों को कपड़े खरीदने के लिए ढूंढने में बहुत मेहनत की है, तो वे अपना आभार व्यक्त करने के लिए आगे आए। मो जियुए के शब्दों के बाद हे झिरन ने कुछ शब्द कहे, बस सभी को यह बताने के लिए कि कपड़े प्राप्त करना कितना कठिन था, ताकि वे अधिक सावधानी से गुड़िया बना सकें। कारों पर सामान सभी ने एक तरफ रख दिया और उसने झिरन को 131 गुड़िया बनाने के लिए मजदूरी का निपटान करने का अवसर दिया। सभी को पिछली बार से ज्यादा पैसे मिले। विशेष रूप से फैंग और जी परिवारों के लिए गुड़िया बनाने से अर्जित चांदी उत्तर पश्चिम तक उनका समर्थन करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। कुलमाता के नेतृत्व में दोनों परिवारों की महिलाएं हे झिरन को धन्यवाद देने के लिए घुटने टेकने वाली थी। एक आधुनिक व्यक्ति के रूप में हे झिरन को इतना बड़ा उपहार प्राप्त करने की आदत नहीं थी। उसने नंदों के साथ मिलकर दोनों परिवारों की हरकतें रोकी और साथ ही उसे यह भी साफ दिख गया कि ये दोनों परिवार सफेद आंखों वाले भेड़िए नहीं हैं। वैसे भी उनके हृदय कृतज्ञ थे। कुछ विनम्र शब्दों के बाद वह झिरन मुद्दे पर आए। उसने लापरवाही से कुछ रंगीन आलीशान कपड़े अपने हाथ में ले लिए। आप देखिए, इस बार जो कपड़े मैं वापस लाया हूं वे रंगीन हैं। मैं कई और गुड़िया शैलियों का अध्ययन करने की योजना बना रहा हूं। हे झिरन के हाथों में विभिन्न रंगों के कपड़े देखकर महिलाओं को यह बहुत पसंद आया। मो हन्यू उन कपड़ों को करीब से देखने के लिए हे झिरन के करीब गया और जितना अधिक उसने देखा उतना ही अधिक सुखद आश्चर्यचकित हो गया। उसने हे झिरन के हाथ में भूरे कपड़े की ओर इशारा किया और कहा, भाभी, मैंने बीजिंग में देखा था कि किसी ने इस रंग के कपड़े का इस्तेमाल टेडी बियर गुड़िया बनाने के लिए किया था, जो बहुत लोकप्रिय थे। हे झिरन का इरादा इस भूरे कपड़े से आलीशान टेडी बियर बनाने का था। उनका मानना कि उनके द्वारा प्रदान की गई शैलियां मो हन्यू द्वारा बीजिंग में देखी गई शैलियों से अनगिनत गुना बेहतर होंगी। ठीक है, मैं बाद में सभी के लिए एक टेडी बियर गुड़िया का एक पैटर्न बनाऊंगा। महिलाओं ने पहचाना कि उनकी दृष्टि हे झिरन जितनी अच्छी नहीं थी और वे पूरे रास्ते उसकी व्यवस्था सुनने की आदी थी, इसलिए किसी ने कोई सुझाव नहीं दिया। भविष्य के काम को स्पष्ट करने के बाद हे झिरन ने मो हन्यू को चीनी चिकित्सा की व्याख्या करने वाली पुस्तक भी दी और उसे इसे ध्यान से पढ़ने और अगर उसे समझ नहीं आया तो पूछने के लिए कहा। मो हन्यू ने खुशी से किताब गले लगा ली और उसे पलटने लगा। दोपहर के भोजन से पहले अभी भी कुछ समय था और वह झिरन तंबू में लौट आया और अंतरिक्ष में चली गई। उस स्थान पर बेडसाइड टेबल पर अभी भी उसके सबसे अच्छे दोस्तों द्वारा बनाई गई कई गुड़ियां थीं। लिटिल फ्लाइंग एलिफेंट, ब्लू एल्फ, मिकी और अन्य मूल रूप से टेम्पलेट्स के रूप में एनिमेशन में कार्टून छवियों पर आधारित थे। हे झिरन ने सोचा कि हालांकि ये गुड़ियाएं अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हर कोई उन्हें नहीं जानता तो जरूरी नहीं कि वे लोकप्रिय हों। इसलिए उन्होंने झिरन को महसूस किया कि गुड़िया की शैली इस युग में लोगों की मान्यता से अधिक नहीं हो सकती है। हे झिरन ने ताओबाओ में एक गोल, विचित्र विशाल पांडा गुड़िया देखी जो उसे पहली नजर में पसंद आ गई। बात सिर्फ इतनी थी कि वह नहीं जानती थी कि इस युग में लोगों ने विशाल पांडा जैसे जानवर के बारे में सुना था या नहीं। इसकी पुष्टि करने के लिए हे झिरन मो जियुए से इसके बारे में पूछने के इरादे से अंतरिक्ष से बाहर चला गया।
जब मो जियुए तंबू में लौटे और हे झिरन को नहीं देखा तो उन्हें पता चला कि वह अंतरिक्ष में घुस गई होगी। वह बस तंबू में बैठ गया और उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। अंतरिक्ष में प्रवेश करते समय हे झिरन की स्थिति मो जियुए के साथ मेल खाती थी और जैसे ही वह बाहर आई उसने उसे गले लगा लिया। तुम कब वापस आए? खुद को उसकी बाहों में फेंकने की पहल करते हुए हे झिरन को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। अपनी बाहों में कोमल और सुगंधित सुंदरता के साथ मो जियुए स्वाभाविक रूप से जाने नहीं देना चाहता था। उसने स्वाभाविक रूप से अपना हाथ हे झिरन की कमर के चारों ओर रख दिया। मैं 1 घंटे के लिए वापस आया हूं और जब मैंने देखा कि आप वहां नहीं हैं तो मैंने थोड़ी देर इंतजार किया। उसकी कमर के चारों ओर अचानक एक बड़ा हाथ दिखाई देने से हे झिरन सहज रूप से चकमा देना चाहता था। हालांकि जब उसने इसके बारे में सोचा तो सतह पर वे पति पत्नी थे और निजी तौर पर उन्होंने अपने प्रेम संबंध की पुष्टि भी कर ली थी, इसलिए कुछ शारीरिक संपर्क कुछ भी नहीं था। इसलिए उसने टाल मटोल नहीं की, उसका चेहरा तमतमा गया और उसने पूछा, क्या आपने कभी लोहा खाने वाले जानवर के बारे में सुना है? वह यह नहीं भूली कि प्राचीन काल में पांडा को लोहा खाने वाले जानवर कहा जाता था। हालांकि मो जियुए ने कभी लोहा खाने वाला जानवर नहीं देखा था, लेकिन वह इस नाम से अपरिचित नहीं था। उत्तर पश्चिम में जहां हम जा रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि वहां लोहा खाने वाले जानवर रहते हैं। कुछ देर रुकने के बाद उसने वापस पूछा, आप लोहा खाने वाले जानवर के बारे में क्या पूछ रहे हैं? उन्होंने झिरन को उम्मीद नहीं थी कि उत्तर पश्चिम में अभी भी राष्ट्रीय खजाने के विशाल पांडा के निशान होंगे। अपने पिछले जीवन में वह बचपन से ही विशाल पांडा जैसे प्राणियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित थी। उस समय एक प्रमुख विषय चुनते समय उसने पशु संरक्षण के बारे में भी सोचा था। इस तरह उसने पांडा ब्रीडर बनने की आशा की होगी। अचानक से उसने अंततः दवा को चुना। अब यह अच्छा था, उत्तर पश्चिम में जाने के बाद उसे पांडा के साथ निकट संपर्क प्राप्त करने की आशा थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए हे झिरन जल्द ही उत्तर पश्चिम पहुंचने की आशा कर रहा था। जैसे ही वह अपने विचारों से बाहर निकली, अचानक एक विशाल पांडा गुड़िया उसके हाथ में आ गई। इसे देखो, क्या यह बहुत प्यारा नहीं है? मो जियुए ने पांडा गुड़िया को संभाला और उसे देखते हुए ईमानदारी से कहा, मुझे विश्वास है कि यह लोहा खाने वाली जानवर गुड़िया लंबे कान वाले खरगोश से अधिक लोकप्रिय होगी। लोहा खाने वाला जानवर, लोहा खाने वाला जानवर, यह पांडा का प्राचीन नाम था, लेकिन हे झिरन को लगा कि यह उतना प्यारा नहीं है। देखो, यह लोहा खाने वाला जानवर कुछ हद तक भालू जैसा और कुछ हद तक बिल्ली जैसा दिखता है। हम इसे एक सुंदर नाम में क्यों नहीं बदलते और इसे पांडा कहते हैं? मो जियुए ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। पांडा बहुत अच्छा लगता है। अब वह झिरन समझ गया कि यहाँ के लोग पांडा के बारे में जानते थे। इसलिए उसने निर्णय लिया कि तांग मिंगरुई के साथ उसके व्यावसायिक सहयोग में पांडा गुड़िया एक वस्तु हो सकती है। उन्होंने झिरन ने एक फ्लैश के साथ मो जियुए को अंतरिक्ष में खींच लिया। इस बार उसने पांडा गुड़िया को अलग करना जारी रखने का इरादा नहीं किया, बल्कि गुड़िया बनाने पर एक किताब खरीदी। उसने एक पांडा गुड़िया शैली चुनी जो उसे विशेष रूप से पसंद थी और पुस्तक में शैली के अनुसार चित्रों का एक सेट कॉपी किया। विशाल पांडा गुड़िया बनाने के अलावा हे झिरन ने कपड़ों में एक छोटा भालू और एक प्यारा सा पीला बत्तख भी चुना। बेशक छोटी भालू गुड़िया के कपड़े इस युग के साधारण कपड़ों से बनाए जा सकते हैं। वैसे भी उसके पास अभी भी कुछ कपड़े थे जो उसने राजकोष से चोरी छिपे बाहर निकाले थे और उनका उपयोग नहीं किया गया था। तांग मिंगरुई के साथ व्यवसाय करना शुरू करने के बाद उसे लगा कि ये 3 शैलियां अभी के लिए पर्याप्त थी। जब हे झिरन ने अन्य 2 गुड़ियों के चित्रों की नकल करना समाप्त कर लिया तो उनमें से दोनों ने जगह छोड़ दी। इस समय बाहर की महिलाएं पहले से ही काम शुरू करने के लिए उत्सुक थी, बस हे झिरन के आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी। वह झिरन मुस्कुराया और सभी को एक साथ इकट्ठा किया। इस बार मैं 3 गुड़िया डिजाइन लेकर आया हूं, चित्र तैयार हो गए हैं, आप मेरे चित्र में शैलियों के अनुसार गुड़िया बना सकते हैं। जैसे ही वह बोली, उसने महिलाओं को समझाने के लिए चित्र फैलाए। मैंने चित्रों पर आकारों के साथ साथ रंगों को भी अंकित किया है। काटते समय आपको रेखा चित्रों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, कोई विचलन नहीं हो सकता। यह सुनकर महिलाओं ने चित्रों की सामग्री को ध्यान से जांचने के लिए चारों ओर भीड़ लगा दी। जब उन्होंने एक चित्र पर 2 शब्द पांडा लिखा देखा तो वे सभी थोड़ा चकित रह गए। फिर भी भाभी 2 ने उनकी ओर से पूछा, भाभी 9, यह पांडा क्या है? उन्होंने झिरन ने बस उनकी जिज्ञासा को शांत किया। भाभी 2, जब तुम मेरे चित्र के अनुसार गुड़िया बनाओगी तो तुम्हें स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा कि यह क्या है।
भाभी 2 अधीर थी, भाभी 9 जितना कुछ नहीं कहती थी, उत्तर जानने के लिए उतनी ही अधीर थी। इसलिए उसने सीधे पांडा गुड़िया का चित्र ले लिया। मैं इसका अध्ययन करने के लिए इसे ले जाऊंगा, मुझे अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए रात तक एक तैयार उत्पाद तैयार करना होगा। उनकी बातों से महिलाएं हंस पड़ी। सबसे बड़ी भाभी और झाऊ की पत्नी भी सभी के साथ अध्ययन करने के लिए अन्य 2 चित्र लेने गईं। चीजों की व्यवस्था के साथ वह झिरन फिर से स्वतंत्र हो गया। इस समय महिलाओं ने पहले से ही गुड़िया बनाने में अपना मन लगा लिया था, इसलिए वह झिरन केवल व्यक्तिगत रूप से सभी के लिए दोपहर का भोजन तैयार कर सकती थी। फिर भी मो जियुए ने आग बुझाने में मदद की। जैसे ही उसने पहली डिश परोसी थी, मो जियुए उठ खड़ी हुई। फे मामा को साथ ले जाने वाले लोग वापस आ गए हैं, मैं जाकर देखूंगा। मो जियुए के प्रस्थान के निर्देश के बाद निश्चित रूप से सोन चाओ और वांग डाली थोड़ी दूरी पर एक छिपी हुई जगह पर उसका इंतजार कर रहे थे। मो जियुए ने दोनों व्यक्तियों से बहुत देर तक बात नहीं की। जल्द ही वह जल्दी से वापस आ गया। फे झिरन के पूछने की प्रतीक्षा किए बिना उसने फे मामा को एस्कॉर्ट करने की प्रक्रिया के बारे में बताने की पहल की। उन्होंने कहा कि आपके द्वारा दी गई हेयर डाई के लिए धन्यवाद। उन्होंने रास्ते में नान क्यूई के कई लोगों को फे मामा के ठिकाने की तलाश में पाया। फे मामा ने अपने बालों को काला कर लिया और तलाशी से बचते हुए सुरक्षित रूप से राजधानी पहुंच गई। जब वह झिरन बर्तन में बर्तन भून रहा था, उसने पूछा, क्या उस व्यक्ति को फेई नान्यू के हाथों सौंप दिया गया था? फे मामा फेई नान्यू को निश्चित रूप से बताएंगी कि जब उन्होंने फेई नान्यू को देखा था तो उन्हें और मो जियुए को उनकी पृष्ठभूमि के बारे में पहले से ही पता था। हालांकि उन दोनों को उम्मीद थी कि फी नान्यू इस मामले के कारण उनके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाएगी। हर चीज में हमेशा परिवर्तनशील हो सकता है, और किसी ने भी यह गारंटी देने की हिम्मत नहीं की कि फी नान्यू निश्चित रूप से उसी दिशा में जाएगी जिसकी उन्होंने भविष्यवाणी की थी। मो जियुए ने अपने हाथ में एक पत्र पकड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, यह पत्र फेई नान्यू द्वारा लिखा गया था। मैं इसे बाद में पढ़ने के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढूंगा। निर्वासित कैदियों को किसी के साथ पत्रों का आदान प्रदान करने से मना किया गया था। हालांकि पेंग वांग ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, मो जियुए अपने मामलों में बहुत अधिक बेशर्म नहीं होना चाहते थे। वह झिरन पत्र का विषय जानने को उत्सुक था। संयोग से वू जी उस समय मदद के लिए आ गए, इसलिए हे झिरन ने अस्थायी रूप से उसे यहां छोड़ दिया और मो जियुए को वापस अपने तंबू में खींच लिया। फेई नान्यू के पत्र की सामग्री बहुत लंबी नहीं थी। सबसे पहले उन्होंने ग्रैनी फी, जो उनके लिए एक अनुकूल गवाह थी, की सुरक्षा में मदद करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उसने उन्हें यह भी आश्वासन दिया कि वह दादी फी के लिए छिपने की जगह की उचित व्यवस्था करेगा। यदि किसी दिन उसकी पहचान उजागर हो जाती है तो सबसे पहले वह मो परिवार के खिलाफ अन्याय को दूर करेगा। पत्र को पढ़ते समय मो जियुए और हे झिरन ने केवल सही अर्थ से परे देखा। जब फी नान्यू ने कहा, दादी फी की रक्षा करने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, इससे पता चला कि वह उनका आभारी था। और जब उन्होंने मो परिवार के खिलाफ अन्याय को दूर करने का उल्लेख किया, तो यह संकेत दिया कि वह स्पष्ट रूप से जानते थे कि मो परिवार का पूर्ण निर्वासन अन्यायपूर्ण था। साथ ही उन्होंने मो परिवार पर जीत हासिल करने के अपने इरादे की ओर भी इशारा किया। मो जियुए अब तक शाही दरबार में पूरी तरह से विश्वास खो चुके थे। जब तक उसके परिवार का नाम साफ हो जाएगा, वह बहुत संतुष्ट रहेगा। इससे अधिक उसने कभी कुछ सोचा ही नहीं था। उन दोनों ने इस इतिहास को समझा और स्वार्थ के कारण फी नान्यू की मदद करने का फैसला किया। चीजें जिस तरह से विकसित हो रही थी, उससे यह संभावना लग रही थी कि जिस तरह से मो परिवार की बेगुनाही सामने आएगी वह ऐतिहासिक रिकॉर्ड से भिन्न हो सकता है। किसी भी मामले में चीजें अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही थी, जिसे देखकर मो जियुए और हे झिरन दोनों खुश थे। उसने झिरन ने पत्र को सीधे अपने स्थान पर संग्रहित कर लिया। उन दोनों ने ऐसा व्यवहार किया मानो कुछ हुआ ही न हो और सभी के लिए दोपहर का भोजन तैयार करना जारी रखा। लगातार 3 दिनों तक शहर के द्वार और गोदी सील रहे, क्योंकि अधिक से अधिक अधिकारियों ने नान हेंग के ठिकाने के लिए शहर की खोज की। नान हेंग के लापता होने की खबर भी तुरंत तेज घोड़े से राजधानी भेज दी गई। जब नान हेंग ने पहले राजधानी छोड़ी थी, तो वह साल्ट गैंग की ताकत और कमजोरियों की जांच के बहाने था। निस्संदेह सम्राट शुनवू के दिमाग में नान हेंग का गायब होना बिल्कुल साल्ट गैंग से संबंधित था। साल्ट गैंग का दुस्साहस इस हद तक बढ़ गया था कि उसने एक शाही राजकुमार के खिलाफ कदम उठाने का साहस किया। यह कुछ ऐसा था जिसे सम्राट शुनवू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने नान हेंग के ठिकाने के बारे में सुराग खोजने के लिए और, इससे भी महत्वपूर्ण बात, साल्ट गैंग के घोंसले को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए नमक झील क्षेत्र में 10,000 की सेना का नेतृत्व करने के लिए लोगों को भेजने का फैसला किया।
परिणामस्वरूप जब सुबह की अदालत के सत्र में इस मामले पर चर्चा की गई, तो आश्चर्य की बात यह थी कि कोई भी स्वेच्छा से वहां सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं हुआ। गोल्डन हॉल में सैन्य जनरलों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। मूल रूप से मो परिवार के सदस्यों के सीमाओं की रक्षा करने के कारण कुछ जनरलों को राजधानी में पद संभालने का मौका मिला। अब जबकि पूरे मो परिवार को निर्वासित कर दिया गया था, यहां तक सीमा पर तैनात जनरलों ने भी एक के बाद एक इस्तीफा दे दिया था। इस स्थिति को देखकर दुश्मन पहले से ही बेचैन होने लगा था, कभी कभी उन्हें परेशान करने के लिए सेना भेजता था। इस कारण से सम्राट शुनवु सीमाओं पर भेजने के लिए राजधानी में केवल कुछ जनरलों को ही चुन सकते थे। परिणामस्वरूप राजधानी में जनरलों की संख्या कम होती गई। जो लोग सुबह की अदालत में उपस्थित हुए वे सभी या तो बुजुर्ग जनरल थे या अनुभवहीन नवागंतुक थे। सम्राट शुनवु इस पर क्रोधित थे और उन्हें अनजाने में वे दृश्य याद आ गए जब मो परिवार के पिता और पुत्र अभी भी आसपास थे। साल्ट गैंग का भी सफाया करने के लिए उसके एक कॉल से मो यूनफेंग तुरंत स्वेच्छा से वहां सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो गए थे। अब मो परिवार के लोगों के बिना वह वास्तव में उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां उसके पास कोई भी नहीं बचा था जिसका वह उपयोग कर सके। हालांकि सम्राट शुनवु को नहीं लगा कि जिस तरह से उन्होंने मो परिवार को दंडित किया था उसमें कुछ भी गलत था। मो परिवार की आक्रामक महत्वाकांक्षा की तुलना में, जिसके कारण वह चिंतित रहता था और हर दिन अच्छी तरह से खाने या सोने में असमर्थ था, वह वर्तमान परिस्थितियों के साथ अभी भी अधिक सहज था। अंत में यह अभी भी जिन नाम का एक बुजुर्ग जनरल था जिसने सम्राट शुनवु का गुस्सा कुछ हद तक शांत होने से पहले स्वेच्छा से नमक की झीलों में जाने की पहल की थी। सम्राट शुनवु के क्रोध के विपरीत नमक की झीलों के ऊपर के उपनगरीय इलाके खुशी की आवाजों से भर गए थे जो कभी बंद नहीं हुए। महिलाओं ने पांडा, टेडी बियर और बत्तख के आलीशान खिलौनों का पहला बैच सफलतापूर्वक तैयार किया था। मुझे बताओ, कौन सी महिला ऐसे मनमोहक आलीशान खिलौनों के आकर्षण का विरोध कर सकती है? अपने हाथों से बनाए गए खिलौनों को देखकर हर कोई पहली बार खुलकर हंसा। वह झिरन इन आलीशान खिलौनों की शैली और कारीगरी दोनों से बहुत संतुष्ट था। मो जियुए के साथ वह तांग मिंगरुई से मिलने के वादे के अनुसार चायघर की ओर दौड़ी। 3 प्रकार के आलीशान खिलौनों को देखकर तांग मिंगरुई तुरंत चमक उठी। विशेष रूप से वह अत्यंत मनमोहक आलीशान पांडा, यहां तक उसके जैसा वयस्क व्यक्ति भी उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। बड़ी बहन मो, क्या यह लोहा खाने वाला जानवर है? उन्हें झिरन को पांडा आलीशान भी पसंद आया। इसकी मूर्खतापूर्ण और प्यारी उपस्थिति ने तुरंत किसी के दिल को थोड़ा नर्म कर दिया। मैंने पहले एक बार किताबों में लोहा खाने वाले जानवर के चित्र देखे थे। मुझे लगा कि वे बहुत प्यारे लगते हैं, इसलिए मैंने उन्हें बनाने की कोशिश की। साथ ही मुझे लगा कि लोहा खाने वाला जानवर नाम छोटी लड़कियों को ज्यादा पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसे एक नया नाम दिया, पांडा। पांडा, यह नाम वास्तव में इसके लिए उपयुक्त है और अच्छा लगता है, तांग मिंगरुई ने उदारतापूर्वक प्रशंसा की। इसके बाद उन्होंने टेडी बियर और रबर डक आलीशान चीजों को देखा और उनसे भी बेहद संतुष्ट हुए। विशेष रूप से वे टेडी बियर आलीशान वह झिरन 20 लाया था। प्रत्येक ने अलग अलग कपड़े पहने थे ताकि समान आकार के भालू के खिलौनों को विशिष्टता का एहसास कराया जा सके। और चमकीला पीला बत्तख भी उतना ही मनमोहक था। प्रत्येक प्रकार के आलीशान खिलौने को ध्यान से देखने के बाद ही तांग मिंगरुई ने गंभीरता से पूछा, बड़ी बहन मो, ये सभी आलीशान खिलौने ठीक हैं? क्या अब हम सहयोग विवरण के बारे में बात करें? वह झिरन स्पष्ट रूप से जानता था कि तांग मिंगरुई एक व्यापारी था। इस प्रकार उसने अस्थायी रूप से पहल सौंपने और पहले उसके सुझावों को सुनने का फैसला किया। व्यवसाय करने के लिए मास्टर टेंग इसे बेहतर समझते हैं। आप पहले अपने विचार साझा क्यों नहीं करते? तांग मिंगरुई ने मना नहीं किया। सबसे बड़ी बहन मो, कड़ाई कार्यशाला इन आलीशान खिलौनों को 3 या 2 सिल्वर में बेचती है। मुझे लगता है कि यह अभी भी उचित कीमत है। हालांकि मैं उन्हें उस कीमत पर बेचने की योजना नहीं बना रही हूं। आखिरकार सबसे बड़ी बहन मो आलीशान खिलौने बनाने के लिए जिन सामग्रियों का उपयोग करती है वे विदेशियों के सामान से आती है। निश्चित रूप से मात्रा सीमित है। इसका मतलब है कि आप मुझे जो आलीशान खिलौने उपलब्ध करा सकते हैं उनकी संख्या भी सीमित है। एक बार जब उपलब्ध सामग्री का उपयोग हो जाएगा तो यह संकेत देगा कि अब अतिरिक्त आलीशान खिलौने नहीं होंगे। इसलिए मैं उन्हें थोड़ी अधिक कीमत पर बेचने की सोच रहा था। उन्होंने झिरन को महसूस किया कि तांग मिंगरुई का स्पष्टीकरण बहुत मायने रखता है। हालांकि वह ताओबाओ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बिना किसी सीमा के आलीशान खिलौने बनाने के लिए कपड़ा खरीद सकती थी, लेकिन यहां बाहरी लोगों को यह समझाने का कोई तरीका नहीं था।
वह एक सिद्धांत को भी स्पष्ट रूप से समझती थी, यह आलीशान खिलौना व्यवसाय लंबे समय तक जारी नहीं रखा जा सकता था। मास्टर टैंक की राय के आधार पर आलीशान खिलौने बेचने के लिए कौन सी कीमत उचित होगी? तांग मिंगरुई ने दोनों हाथ ऊपर उठाए। यह छोटा भाई प्रत्येक आलीशान खिलौने को 10 टन चांदी में बेचने की सोच रहा था। 10 टेल्स। वह झिरन वास्तव में तांग मिंगरुई की प्रशंसा करता था। आधुनिक मुद्रा में परिवर्तित 10 टन चांदी 10,000 RMB थी। यह सोचना कि इतना छोटा आलीशान खिलौना इतना मूल्यवान हो सकता है। यह देखकर कि हे झिरन चुप रहा। तांग मिंगरुई ने मान लिया कि उसकी उद्धृत कीमत ने उसे चौंका दिया है। उन्होंने तुरंत समझाया, सबसे बड़ी बहन मो, आलीशान खिलौनों की मात्रा सीमित है। हम उन्हें बेचने के लिए केवल चुनिंदा अमीर लोगों को ही लक्षित कर सकते हैं। उन्हें इस तरह बेचने पर टर्नओवर बहुत तेज नहीं हो सकता है, लेकिन मुनाफा निश्चित रूप से काफी होगा। इसके अलावा यहां से उत्तर पश्चिम की ओर यात्रा करते समय हम अभी भी कई शहरों से होकर गुजरेंगे। मेरा मानना है कि ऐसे अच्छे और अनोखे आलीशान खिलौने निश्चित रूप से कम आपूर्ति के बावजूद उच्च मांग में होंगे। हालांकि हे झिरन को व्यापारिक लेन देन की समझ नहीं थी, फिर भी वह तांग मिंगरुई के विश्लेषण में कारण को पूरी तरह से समझ सकती थी। साथ ही वह बात के विचार से पूरी तरह सहमत भी थी। यह कोई समस्या नहीं है जब तक यंग मास्टर टैंक को लगता है कि यह उपयुक्त है। झिरन ने सोचा कि वैसे भी वह उसे लागत मूल्य पर गुड़िया उपलब्ध करा रही है। 10 टेल्स की तो बात ही छोड़िए, भले ही उसने उन्हें 20 टेल्स में भी बेचा हो, जो बहुत ऊंची कीमत थी, उसे ईर्ष्या नहीं होगी। कौन जानता था, तांग मिंगरुई द्वारा अपनी राय बताने के बाद वह वास्तव में कुछ हद तक शर्मिंदा था। उसने अपने हाथों को कुछ अजीब तरह से रगड़ा। यह इस बात की अभिव्यक्ति थी कि वह बोलना तो चाहता है लेकिन फिर भी चुप रहता है। एक नजर से हे झिरन तांग मिंगरुई की परेशानी बता सकता था और पूछा, क्या यंग मास्टर टैंक को कुछ कठिनाई है? दूसरे को पूछने की पहल करते देख तांग मिंगरुई ने अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए हल्के से 2 बार खांसा। मैं इसे लेडी मो से नहीं छिपाऊंगा, हाल ही में मेरे पास पैसे की थोड़ी तंगी हो गई है, मैं पहले आपको सामान के पैसे नहीं दे सकता। इस बात पर वह झिरन बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। वह आंख मूंद कर तांग मिंगरुई से संपर्क नहीं कर रही थी। अपने भविष्य के विकास और उपलब्धियों के साथ वह वर्तमान लाभ के थोड़े से लाभ के लिए उसे धोखा नहीं देगा। युवा मास्टर टैंक को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सामान बिकने के बाद मुझे पैसे देना भी ठीक है। तांग मिंगरुई ने उम्मीद नहीं की थी कि वह उस पर इतना भरोसा करेगी। झिरन ने जितना उदार व्यवहार किया, उसे उतनी ही अधिक शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं लेडी मो के भरोसे के लिए आभारी हूँ। जैसे ही वह बोल रहा था, तांग मिंगरुई पहले ही खड़ा हो गया था और हे झिरन को गहराई से प्रणाम किया। लेडी मो, छोटे भाई ने आपके साथ दूसरे तरीके से सहयोग करने का फैसला किया है। उसने झिरन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। यंग मास्टर टैंक क्या योजना बना रहा है? मैं, छोटा भाई, इन गुड़ियों की कीमत सबसे कम 10 टन चांदी रखूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं 10 टन से कम में बिल्कुल नहीं बेचूंगा। भविष्य में जो मुनाफा होगा, मैं लेडी के साथ 50-50 हिस्सा बांटने को तैयार हूं। चूंकि वह अधिक लाभ प्राप्त कर सकती थी, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से झिरन को मना नहीं किया। हालांकि वह हमेशा इस बात पर नजर नहीं रख सकती थी कि तांग मिंगरुई ने कितनी चांदी में गुड़ियाएं बेची। प्रत्येक गुड़िया को कम से कम 10 टन में बेचना एक निर्विवाद तथ्य था। जब तक वह व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक गुड़िया के लिए 5 टन चांदी बांट सकती है, यह कड़ाई घर को बेचने की तुलना में कई गुना अधिक लाभदायक होगा। अच्छा, हम वैसा ही करेंगे जैसा यंग मास्टर टैंक कहेंगे। तांग मिंगरुई के लिए व्यवसाय में सबसे अधिक लाभ कमाना सबसे अच्छा था। थे झिरन के साथ 50-50 बांटने को तैयार होने का कारण उसकी जान बचाने के लिए उसे चुकाना था। आखिरकार वे दोनों निर्वासित लोग थे। उनकी तुलना में उनके लिए जीवन और भी कठिन था। वह चाहता था कि जहां वह चांदी अर्जित करे, वहीं वह लॉर्ड एन के परिवार का जीवन भी बदलना चाहता था। जहां तक तांग मिंगरुई के विचारों की बात है, हे झिरन का इस पर ज्यादा सोचने का कोई इरादा नहीं था। प्रारंभ में मो जीवे द्वारा तांग मिंगरुई को बचाने का उनका कारण मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम में पहुंचने के बाद व्यापार करने में सुविधा थी। इसलिए अपने दिल में वह केवल तांग मिंगरुई को कुछ व्यापारिक सौदे करना चाहती थी। ठीक इसी तरह कोई दयालुता का बदला चुकाना चाहता था, कोई अपने परिवार के भविष्य के लिए एक बिजनेस पार्टनर ढूंढना चाहता था। दोनों के बीच एक समझौते पर पहुंचने के बाद हे झिरन ने सभी 60 गुड़िया तांग मिंगरुई को सौंप दी। हे झिरन के सामने तांग मिंगरुई ने गुड़ियों की संख्या की जांच की और उसे एक रसीद भी लिखी। दोनों एक बार फिर 5 दिन बाद यहां मिलने को राजी हुए।
टी हाउस से बाहर आते हुए मूल रूप से शांत धूप वाले आकाश में वास्तव में बड़े पैमाने पर काले बादल थे। मो जियुए ने मौसम को देखते हुए कहा, चलो जल्दी वापस आएं, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। बारिश की बात करें तो निर्वासन के बाद यह उनकी दूसरी बारिश थी। यह अक्सर कहा जाता है, एक शरद ऋतु में बारिश और एक ठंड। इस बारिश के बीत जाने के बाद मुझे डर है कि मौसम ठंडा हो जाएगा। वह झिरन कुछ चिंतित था। हर कोई अभी भी तंबू में सो रहा है जो गर्मी को संरक्षित नहीं कर सकता है। रात आने पर वे निश्चित रूप से इसे सहन करने में सक्षम नहीं होंगे। मो जियुए को भी यही चिंता थी। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए हम कुछ समय के लिए यात्रा जारी रखने के लिए यहां से नहीं जा पाएंगे। जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जा रहा है, इस तरह से चलते रहना वास्तव में कोई समाधान नहीं है। उन्होंने झिरन ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, क्यों न हम वापस जाएं और बिग ब्रदर पेंट के साथ चर्चा करें। पहले आसपास के क्षेत्र में एक आंगन किराए पर लें, रात को घर में सोएं, कम से कम हम ठंड से थोड़ा बचाव कर सकते हैं। मो जियुए ने सिर हिलाया। ठीक है, जब मैं वापस आऊंगा तो बिग ब्रदर पेंट से इस बारे में बात करूंगा। बारिश अचानक आ गई। जब तक दोनों शिविर में लौटे तब तक इसमें कमी आनी शुरू हो गई थी। बारिश से बचने के लिए सभी लोग जल्दी से अपने तंबू में दुबक गए। केवल हे परिवार के पास तंबू नहीं थे। आसपास का वातावरण खाली था और बारिश से बचने की कोई जगह नहीं थी। देखते ही देखते उनका पूरा शरीर भीग गया। यह और भी अधिक ऐसा था कि वे अन्य परिवारों से नाराज थे। भीगते भीगते उन्होंने खूब गंदी गंदी गालियां भी दी। यह ऐसा था मानो हे परिवार को लगा कि केवल इसी तरह से उनके दिल अधिक आरामदायक महसूस करेंगे। और इस तरह उनकी गाली देने वाली आवाजें धीरे धीरे शुरुआती फुसफुसाहट से जोर से और कठोरता से डांटने में बदल गईं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें लगा कि मो, फेंग और जी परिवारों को कोसना पर्याप्त नहीं था। अंत में उन्होंने अनजाने में झांग किंग को श्राप देने के लिए शब्दों का प्रयोग भी किया। मूल रूप से हर कोई पहले से ही हे परिवार के व्यवहार का आदी था और उसने उनकी ओर से आंखें मूंद ली थी। कौन उम्मीद करेगा कि वे इतने साहसी होंगे कि अधिकारियों का अपमान करेंगे। झांग किंग जिस तंबू में था वह हे परिवार के स्थान के करीब था। श्रापों को सुनकर वह आगे बढ़ा, अपनी बरसाती टोपी लगाई, अपने घोड़े का चाबुक उठाया और हे परिवार को कठोरता से सबक सिखाया। इस बार वह परिवार ईमानदारी से चुप हो गया। प्रत्येक कछुए की तरह फिर से पीछे हट जाता है। ये बारिश जल्दी आई और जल्दी चली गई। 1 घंटे से कुछ अधिक समय तक पानी बरसने के बाद यह बंद हो गया। मो जियुए तंबू से बाहर आए और सीधे पेंग वांग को खोजने गए। बिग ब्रदर पेंग, मुझे डर है कि हम कुछ समय तक यात्रा नहीं कर सकते। पेंग वांग मदद नहीं कर सके लेकिन शिकायत कर सके। पता नहीं ये लोग क्या सोच रहे हैं। अगर वे प्रिंस हेंग को नहीं ढूंढ पाए तो क्या हम हमेशा के लिए यहीं फंसे रहेंगे। इसके लिए मो जियुए को भी नहीं पता था कि कैसे जवाब दिया जाए। उसने ही प्रिंस हेंग की हत्या की थी, लाश गहरी झील में डूब गई थी, उसे ढूंढना किसी के लिए भी नामुमकिन था। और इतने दिन बाद सम्राट शुनवू को अब तक खबर मिल जानी चाहिए थी। उन्होंने अभी भी उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति देने का आदेश नहीं दिया है। यह बताने के लिए काफी था कि यहां से जाना अभी अनिश्चित भविष्य में दूर है। यह देखकर कि पेंग वांग को पहले ही इस तर्क का एहसास हो गया था, मो जियुए को लगा कि बहुत अधिक समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिग ब्रदर पेंग, जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जा रहा है, टेंट में रहना कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं है। वास्तव में पेंग वांग ने अस्थायी रूप से रहने के लिए एक आंगन किराए पर लेने का भी इरादा किया था। थोड़ी देर में मैं किसी को पूछने के लिए भेजूंगा। एक उपयुक्त आंगन खोजें। यह सिर्फ जगह का किराया है। जिस आपराधिक समूह के लिए उन्हें बचाया गया था, मो परिवार के अलावा शेष परिवार दरिद्र थे। पेंग वांग नशे में था। यह पहली एस्कॉर्ट नौकरी थी जिसका उसे इस तरह सामना करना पड़ा था। न केवल वो कुछ लाभ लेने में असमर्थ रहा, बल्कि पूरे रास्ते यात्रा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रही। इन अपराधियों के लिए एक आंगन किराए पर लेने के लिए उसे अपनी जेब से भुगतान करने के लिए वह पुराने खून का एक कौर उगल सकता था। यदि ऐसा न होता तो वह पहले ही कुछ दिन ठीक से आराम करने के लिए एक आंगन किराए पर लेना चाहता। मो जियुए ने स्वाभाविक रूप से पेंग वांग का अर्थ समझा। इन एस्कॉर्ट अधिकारियों का वेतन राजधानी शहर में नियुक्तियों वाले अन्य अधिकारियों के समान था। वे लंबी दूरी की यात्रा की इस कठिनाई को सहने के लिए तैयार थे। इसका कारण यह नहीं था कि वे अपराधियों से कुछ लाभ प्राप्त कर सकते थे। नतीजा यह हुआ कि न केवल उन्हें इस एस्कॉर्ट यात्रा से कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि उन्हें अपने 2 लोगों की जान भी गंवानी पड़ी। बिग ब्रदर पेंग, किराए को लेकर कोई समस्या नहीं है। चांदी के अधिकारियों के हिस्से के लिए हम भी एक हिस्सा योगदान करने में मदद करने को तैयार हैं।
जहां तक और जी परिवारों की बात है, पिछले कुछ दिनों में बच्चों ने कुछ चांदी की गुड़िया बनाकर कमाई की है। किराए का कुछ हिस्सा चुकाना कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। पेंग वान को इस यात्रा से कोई लाभ न मिलने की आदत हो चुकी थी। उनके पहले के शब्द मो जियुए के परिवार का फायदा उठाने के लिए नहीं थे। वह अपराधियों के लिए आवास किराए पर लेने के लिए भुगतान करने को तैयार नहीं था।